भी सही करना है, दोनों सही है। चलिए मेरी तरफ से सब लोगों को, सब बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ ठीक है? चलिए ठीक है, ठीक है। आप लोगों के पास एक चैट बॉक्स है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा बहुत यस नो में एटलीस्ट आंसर दे दिएगा, इधर आइडिया हो जाएगा। सर मेरा इस क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके बारे में अजम्पशन ये है कि आप सब ऐसे ही हैं जैसे मैं हूँ, मीन्स अकाउंटिंग नहीं आती। अब में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीए से पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई, सीए में आने से पहले? नहीं, सीए में आने से पहले, एएफसी में आने से पहले कहीं आई कॉम बी कॉम में, ए ओ लेवल्स में, कहीं और? सॉरी, जरा दोबारा बता दें। ठीक, यानी कि इसका मतलब मेरी तरह या मेडिकल्स के स्टूडेंट होंगे या इंजीनियरिंग के, ऐसे ही नहीं सर? अब जिन हजरात ने बेटा अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, आप लोगों से तरह रिक्वेस्ट ये होगी कि जो अकाउंटिंग मैं पढ़ाऊंगा वो भी गौर से सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह है वो भी। लेकिन ये अज्यूम ना कर लीजिएगा कि आप अकाउंटिंग आपकी इस लेवल की है जिस लेवल की एक्सपर्टीज आपको यहाँ रिक्वायर्ड है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आपको अकाउंटिंग आती नहीं है, लेकिन आपसे भी क्या रिक्वेस्ट है कि आप भी फुली पार्टिसिपेशन रखिएगा, ठीक है सर? अब जरा थोड़ा सा आगे आ जाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट सेशन में इंट्रो पढ़ना शुरू कर दी थी? और जैसे ही जुलाई आया तो एग्जाम हो गई? बस यही हुआ ना? ये जितना हार्ड उठाया, तो जुलाई में जो एग्जामेशन मिल गई सबको, अल्हम्दुलिल्लाह सब एग्जाम था, 2 पेपर से पास हो चुके हैं सबके। लेकिन अगर अब आपने जब आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा तो आपको बताया गया होगा कि एक क्लास ऐसी होनी है जिसमें इंट्रो से स्टार्ट होना, सॉर्ट ऑफ बेसिक्स के साथ, और एक FR1 की क्लास ऐसी है जो ये अज्यूम करके आगे चलेगी कि आपने मेजोरिटी केसेस में मेजोरिटी टॉपिक्स ऑफ अकाउंटिंग पहले पढ़े हैं। तो आई एम अज्यूमिंग अगर आप इस क्लास में हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो आपने अकाउंटिंग पहले पढ़ी है, ये मैं नहीं, आप उसके हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपने जो पहले पढ़ा है वो सही पढ़ा है या कैसा पढ़ा है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होते, नहीं नहीं वो तो ठीक है, जिन हजरात ने भी हाथ उठाया था कि हमने अकाउंटिंग थोड़ी सी पढ़ी, तो वो उस लेवल के कॉन्फिडेंस में नहीं है जो लेवल आपको डायरेक्टली FA1 में ले जाता। ये मैं सही कह रहा हूँ? बल्कि मेरे शायद ये पूछा जी, मेरी बात समझ भी यही मैंने कहा कि तो बाकी फिर इसका मतलब मेजोरिटी तो वही है जिसने पहले अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी। अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें इनमें से किसी को भी अकाउंटिंग नहीं, तो मैं इस अजम्पशन को लेकर चलूंगा। इसलिए जिन हजरात ने कोई अकाउंटिंग वगैरह पहले पढ़ी भी हुई है, उनसे जरा रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जरा बाकी बच्चों को भी मुझे साथ मिला लेना, ठीक है? मतलब मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ, आप यकीनन उसे सुने, गौर से सुने। लेकिन अगर कोई अगली बात आपके जहन में आ रही है तो वो जरा अगर हम वक्ती तौर पर होल्ड ऑन कर लें उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले बिल्कुल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, तो शायद उनके लिए जरा बेहतर रहेगा, वो हमारी क्लास की मेजोरिटी, ठीक है? बट वी आर अज्यूमिंग बिफोर एनीथिंग कि हम में से किसी को अकाउंटिंग नहीं है, तो रजिस्टर खोलें सर, अकाउंटिंग शुरू करते हैं। अब ये बेटा जो थोड़ी सी पढ़ी है, पढ़ी हुई कितनी है, ये इसको मतलब हम तो वेट नहीं कर सकते। तो मैंने 15.56% पढ़ी हुई है, 25.719% पढ़ी हुई है, 1.27134% पढ़ी हुई है, तो इस चक्रों को छोड़ दें काइंडली। क्या ज्यूम करें प्लीज? लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, और अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई हम पढ़ने लगे, ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा, इस वक्त आपने किसी बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, किसी ऐसी चीज के चक्कर में नहीं पढ़ना जो मैं आपको खुद नहीं बताऊं, बिल्कुल ठीक है मेरी बात? आपने कहा प्लीज उन चीजों पे फोकस रखना है जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंड करना हो तो पहले आपको कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा
फिर आप उसकी बेसिक्स अंडरस्टैंड कर सकें। तो जिस तरीके से काइंडली मैं लेके चलूँगा, आप प्लीज़ मेरे साथ साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हिस्टोरिकली हमेशा एंड हो ही जाता है कहीं ना कहीं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अगर स्टार्ट लेंगे तो अल्लाह ताला की मदद से एंड तक पहुँच ही जाएंगे। ठीक है सर? तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना स्लोली, जितना आराम 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 से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, कोशिश करूँगा उससे भी थोड़ा सा स्लो हो जाऊँ ताकि बात सीधा समझ आए। ठीक है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट तो हमारी है नहीं। क्लास 2 कितने बजे होती है और एंड कब होगी? चलिए ठीक है, मतलब 2.5 घंटे तो ऑफिशियली अवेलेबल है ना। तो अगर जल्दी तो बाद में डिस्कस करते हैं। अगर मैं चंद मिनट एंड में आपसे फर्दर रिक्वेस्ट कर लूँ कि यार क्या करना है घर जाके, तो आई होप कि मेरी रिक्वेस्ट मान लेंगे। बाकी जल्दी बट आपका जाने को दिल ही नहीं करना, तो इस चीज़ को तो आप जहन से निकाल ही दें, जल्दी जाने को दिल क्यों नहीं करना। बिफोर आई थिंक मैं स्टार्ट करूँ, या एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो अपने 100% हर वक्त अपने जहन में रखती हैं। बिल्कुल अगर हम डी ट्रैक हुए इस सेशन में तो हमारी कहानी वहीं एंड होती है। ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे दो सब्जेक्ट्स इंट्रो और इकोनॉमिक्स एग्जाम हो गया सर, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है ये अब जरा मुझे 1 मिनट जरा दें, मैं जरा समझा दूँ। हमारी असल में ये क्लास है FA1 की, ये सबको पता सर? FA1 का सिलेबस असल में हमने पढ़ना, लेकिन FR1 का सिलेबस पढ़ने के लिए हमें अपनी अब बेस बनाना। पहले वो बेस बनती थी 4 महीने इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ के, फिर उसके बाद बच्चे FR1 का वो सिलेबस पढ़ते थे जो FA1 का सिलेबस असल में है। मीन्स से आज जो दूसरी क्लास अभी स्टार्ट हुई FR1 की, वो मैंने वहीं से शुरू की है जहाँ से FA1 स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आपकी FA1 की क्लास मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ रही, आप सॉर्ट ऑफ समझ लें अभी हम इंट्रो में, तो हमने इसी 4 मंथ्स के अंदर अंदर इंट्रो के साथ साथ FR1 का भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। पेपर किसका देना हमने? तो सवाल ये पैदा होता है फिर सीधा FR1 पढ़ लेते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सके? ये बिल्कुल उसी तरह से है कि एक सेंटेंस अगर आपने लिखना हो कभी इंग्लिश का जहन बनाए, तो अगर इंग्लिश का सेंटेंस आपने लिखना हो तो क्या उससे पहले आपको ABC पढ़ानी पड़ेगी? सर जी पढ़ानी पड़ेगी सर। और अगर आप डायरेक्टली सेंटेंस लिखने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले मजबूरन आपको वो अल्फाबेट्स भी पढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं ये जरूर अभी आपको रियलाइज करवाना चाहूंगा कि ये हमारा चैलेंज बढ़ा है, लेकिन एक एटीट्यूड ये होता है कि हम उससे खौफजदा हो जाएं, डर जाएं। लेकिन वो मेरे जैसे लोग तो ये हो सकता है कि खौफजदा हो जाएं, डर जाएं, लेकिन अगर आप जैसे नौजवानों को गौर से देखा जाए तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना आपके बाएं हाथ का काम, सॉरी मैंने पूरा हाथ का दिया, शायद चंद उंगलियों का काम। मसलन अक्सर देखा मेरी तरफ दे रहे होते हैं और मैसेजेस मोबाइल पे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच चुके होते हैं। मैं अपनी जगह खुश कि बच्चे पढ़ रहे हैं मेरी तरफ देख के, और गेम पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गई होती है। तो ये आसान नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोशिश की। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी और गेम कहाँ कहाँ पहुंच गई। इसी तरह भी एक बच्चा मुझे रिसेंटली मिला, आपसे थोड़ा सीनियर था, उसका स्क्रीन टाइम, ये बातें आप समझते होंगे, 16 आवर्स था। एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, बल्कि मैं शायद बात ही क्या कर रहा हूँ, ऑब्वियसली एक दिन में होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 16 आवर्स कंसंट्रेट कर सकें? सर जी ये है सर। क्या कभी ये इत्तेफाक हुआ है कि आपने फेसबुक ऑन की रात को और फिर पता ही ना चला? अक्सर हो जाता है, कंसंट्रेशन चाहिए, पता ही नहीं चलता। अक्सर लगता है यार क्या हुआ, ये सुबह हो गई, पता ही नहीं चलता। सर जी होता है सर। यस सर। तो जिस दिन अकाउंटिंग करते हुए ये हो गया कि किताबें खुली नहीं है और आंखें बंद नहीं है और टाइम का पता ही नहीं चला, तो इंशाल्लाह अकाउंटिंग ने खुद यूं करके प्लीज में हो गई, मुझे छोड़ दो। वट इज द ओनली थिंग दैट इज रिगार्डिंग, मेरी बात प्लीज सीरियसली। आप लोगों ने जिस कमिटमेंट से आजकल अपने गैजेट्स पे हाथ चलाने शुरू किए हुए, उससे हाफ मेरा ख्याल सफिशिएंट हो। कहने को ये 2.5 घंटे हैं, अगर आपने इंजॉय किया तो इंशाल्लाह आप मुझे जाने नहीं दिया करेंगे, लेकिन मैं निकल जाया करूंगा, वो टेंशन। आपकी तरफ से अगर किसी भी दिन ये सवाल आया मेरी तरफ से कि क्लास कब एंड होगी,
कि 4:30 हो गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं, ये कब जान छुटेगी? इसका फिर मतलब बड़ा यही होगा कि आप सिंपली अगले दिन आ, क्योंकि इस तरह नहीं होना ये किस तरह होना है? स्टार्ट तो मजबूरी है हमारी कि हम 2 बजे करेंगे, एंड बस तभी करेंगे। हाँ, ये हो सकता है बीच में नमाज आएंगे तो इंशाल्लाह ब्रेक कर दिया करेंगे, तो किस नमाज पे एंड करेंगे? एक टैक्स की क्लास आपकी है, लेकिन टैक्स के सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो कोई इशू नहीं मेरे लिए। तो अगर किसी भी दिन आपके जहन में ये आ गया कि हम फंस गए हैं, तो आप यकीन माने आप वाकई फंस गए। ये चैलेंज बड़ा है, इसका सिर्फ एक तरीका है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की जाए। इस खुशी में कि 2 सब्जेक्ट्स वैसे एग्जाम का हो गए, तो आखिर कोई एक सब्जेक्ट तो सीखना पड़ेगा। आई होप कि मेरे कुछ मोटिवेट करने से आप अगले 20-25 मिनट मोटिवेटेड रहेंगे। उसके बाद फिर शुरू हो रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट सर। हेडिंग लिखें काम की। जी सर जी, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने लगे हैं, जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो एक लेमैन के एंगल से, बिल्कुल एक ऐसे शख्स के एंगल से जिससे पहले अकाउंटिंग का कुछ भी ना पता हो, तो उसके एंगल से एक छोटी सी डेफिनेशन लिखें। मीन्स उससे मैं उस डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा जो कोई टेक्निकल डेफिनेशन है। एज अ फर्स्ट थिंग जो अकाउंटिंग के हवाले से मैं पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, एक सेंटेंस लिखना। अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट से कह सकते हैं, इज अ सब्जेक्ट द पर्पस ऑफ विच इज to record business transactions. जो लास्ट टाइम में साहब बैठे हुए हैं, मेरी राइटिंग कुछ रीजनेबल नजर आ रही? जो आखिरी साहब है, जिनके पीछे दीवार हो, वही आखिरी। जज़ाकल्लाह सर। जी सर जी, इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि मैंने क्या लिखा है, अगर कोई साहब मेडिकल प्रोफेशन में हो, मेडिसिन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो क्या मकसद होगा उसका अल्टीमेटली? कोई डॉक्टर है सर, क्या मकसद होगा उसका डॉक्टरी से रिलेटेड एजुकेशन हासिल करने का? सर जी कोई तो होगा सर, क्या हो गया सर? वो क्या करता है बेचारा बाद में? कुछ नहीं करता, उससे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करता है। एक डॉक्टर का बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्या करना चाहता है? पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहता है। अगर कोई इंजीनियर बनेगा तो वो क्या चाहता है? अगर कोई सिविल इंजीनियर है, वो शायद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ करेगा। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो उससे रिलेटेड करेगा, एंड सो ऑन। इसी तरह एक अकाउंटेंट अगर आप बन जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप जरा ये ज़हन में रखे पड़े, आप क्या कर रहे हो? आपका पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो आपका पहला काम क्या हुआ करेगा कि कोई भी अगर बिजनेस है, तो क्या करेंगे आप? सर जी क्या करेंगे सर? उसके ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे। तो आपके क्या ख्याल में कुछ और करना चाहिए था आपको? आपने यही करा। मीन्स किसी भी बिजनेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उस बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को लिखना शुरू कर देंगे, मीन्स रिकॉर्ड करना शुरू। क्यों करना शुरू कर देंगे वो मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? रिकॉर्ड बिजनेस। देन हमें आइडिया होना चाहिए बिजनेस क्या चीज है, बिजनेस क्या होता है, क्यों किया जाता है, बिजनेस का पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस इज टू, बताएं सर। अर्न प्रॉफिट। देखें, इसके साथ इसका एक्सप्लेन करते रहिएगा। फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आपने बड़े हेडिंग्स के साथ बनाना। मैं जो जो लिखता जाऊंगा आपने भी लिखते रहना।
तो बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का क्या मकसद होता है? अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपका मकसद क्या होगा? सही है मेरी बात? सही कह रहे सर? हमारा मकसद क्या होगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो, लेकिन क्या ये हो सकता है कि कभी कभी लॉस हो जाए? इस अगर मैं जितनी बातें करूंगा, आप चाहे अकाउंटेंट है या नहीं है, ये बातें सबको पता है। बताएं, प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन क्या कभी हो सकता है कि प्रॉफिट की बजाय अल्टीमेटली लॉस ही हो जाए? मकसद लॉस नहीं होगा, मकसद ये होगा कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट की बजाय अल्टीमेटली लॉस हो। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ? ट्रांजैक्शन से। लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन से? इसको समझने के लिए हम कोई अपना एक बिजनेस विजुलाइज करते हैं, और जो बिजनेस हमें सबसे बेहतर समझ आता है, हिस्टोरिकली आपके साथ रह रहे कि मुझे पता चला है, वो सिर्फ मोबाइल्स का बिजनेस। सर ये तो समझ आता है ना सर? कोई मोबाइल शॉप कभी देखी आपने? फर्ज करें वो आपकी, जस्ट विजुलाइज, बाकी मैं अभी डिटेल में और भी लिखता हूँ। अगर आपकी मोबाइल शॉप है तो आप क्या खरीद के बेच रहे हो? आपकी पार्टिसिपेशन सभी रिक्वायर्ड, उनकी भी आवाजें आनी चाहिए। मोबाइल खरीद के आप मोबाइल बेच रहे हो। क्या जितने का मोबाइल खरीद रहे होंगे, जितने का मोबाइल आपने खरीदा होगा उतने पे ही बेच रहे होंगे? क्या करेंगे? अगर एक मोबाइल 20,000 का आपने खरीदा है तो उसमें क्या ऐड करेंगे? कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे। सपोज 2,000, 3,000, 4,000, लेट्स सी आपने 3,000 प्रॉफिट ऐड किया, किसमें? 20,000 में। तो 23,000 रुपए को क्या नाम देंगे? सेल प्राइस। आप बेचेंगे। आप इस वक्त खरीदार नहीं, आप मोबाइल खरीदने नहीं गए, आपकी शॉप है। आपने कितने का खरीदा? आप सपोज कितने का बेचना चाह रहे हैं? तो आपने प्रॉफिट ऐड करके फिर बेचने का डिसीजन है। लेकिन आप जरा मोबाइल शॉप अदरवाइज सोचो जरा, क्या मोबाइल शॉप पे कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहे होंगे? कोई एम्प्लॉई हो सकता रखा हो आपने, कोई बिल्स आते होंगे, कोई मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे होते होंगे। तो अगर मैं बिजनेस की इनकम इकट्ठी कर लूं, ये कैलकुलेट कर लूं कि बिजनेस की इनकम कितनी है, और नंबर 2 ये कैलकुलेट कर लूं कि बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं, ये वर्ड्स मेरे क्लियर? सही क्लियर है सर? क्या कैलकुलेट कर लूं? बोले लफ्ज बिजनेस की इनकम। क्या मतलब इनकम? जो चीजें मैंने बेची हैं उनके पैसों की अमाउंट को इकट्ठा कर लूं। मतलब 23,000 का एक मोबाइल अगर है, 23,000 का अगर मैं मोबाइल बेच रहा हूँ और मैंने 100 मोबाइल बेच दिए, तो 23,000 इंटू 100 करके जितना भी बनेगा वो मेरी इनकम होगी। फिर मेरे एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर मेरी इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस कम है तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा? और अगर किसी वजह से एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम्स कम है तो फिर लॉस हो जाएगा। तो मेरी बात बिल्कुल क्लियर है कि बिजनेस इनकम अगर डिटरमिन हो जाए और बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस डिटरमिन हो जाए तो हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। क्लियर है सर? तो लिखे जरा, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? बिजनेस इनकम। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट तो ये होगी कि आपने 5-7 मिनट पहले मेरी बातें पूरी हो लेने देनी है, फिर इंशाल्लाह मैं खुद पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन अगर आपका है। हो सकता है जो बातें आपके जहन में आ रही हैं वो नेक्स्ट 5-6 मिनट्स में वैसे ही एड्रेस हो जाए। तो पहले काइंडली मेरी बात जरा कंप्लीट हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गए। तो प्लीज फोकस ऑन द डिस्कशन जैसे मैं कर रहा हूँ। जी सर, ये ठीक है। बिजनेस इनकम, और नेक्स्ट लाइन में लिखें, एक लाइन छोड़ के, बिजनेस एक्सपेंसेस। मतलब एक लाइन में बिजनेस इनकम, उस अगली लाइन में बिजनेस एक्सपेंसेस। अब फर्स्ट करें बिजनेस की इनकम, अब लिखना छोड़ें, बस बोर्ड पर लिखें। लेट्स अज्यूम हमारे बिजनेस में इनकम हुई है 50 लाख। हमारा इसमें एक चैलेंज ये भी आना है कि ये सारी अमाउंट्स की डिस्कशन होनी है, ये सारी अमाउंट्स की बहस होनी है। तो अमाउंट्स को लिखने का भी अकाउंटिंग में एक तरीका होता है। तो मैंने जरा स्क्रीन आपके सामने साइड पे इसलिए कर दी कि कुछ मैं अमाउंट्स का जिक्र करूंगा, तो हम अकाउंटेंट्स उन अमाउंट्स को कैसे लिखते हैं
हम जरा 1 मिनट में पहले आज वो बात फाइनल कर रहे हैं। नॉन अकाउंटेंट्स जैसे मर्जी लिखें, डॉक्टर इंजीनियर अगर कोई अमाउंट लिख रहा है जैसे मर्जी लिखें, लेकिन हम अकाउंटेंट्स आपस में डिस्कस करते हुए और एक दूसरे को समझाने के लिए फिगर्स को भी लिखने का पैटर्न रखते हैं। मसलन मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक मिनट बोर्ड पर देखते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एक 1000 अगर मैंने लिखना है तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, लेकिन फिर एक कॉमा यूज किया जाता है। और हम अकाउंटेंट्स का कॉमा लगाने का तरीका ये होता है कि लेफ्ट टू राइट, सही है, अपनी साइड पे देखनी, अपनी साइड से, मेरी साइड से, अपनी लेफ्ट से राइट की तरफ आना है आपने, अपनी अपनी, और 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगाना। तो मुझे बता देना यार, राइट से लेफ्ट या अपनी अपनी अपनी, राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ या लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, और 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना। एक मैंने अमाउंट आपके सामने लिखी है, मुझे बताएं कॉमा कहाँ लगाऊं, किस साइड से शुरू करना है, इस तरह शुरू करना, इधर से इधर, इसको जिस तरह भी समझ लें आप। सिमिलरली हमेशा ऐसे ही करना। बताएं कॉमा कहाँ लगाऊं, 3 डिजिट्स के बाद लगाऊं, तो 3 जीरोस के बाद ये कितने रुपीज है। अच्छा, ये जिस तरह भी आपने पहले काउंटिंग की हुई है वो भी ठीक है, लेकिन मैं उसको जरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बोलता रहूंगा। ये बताएं कितनी अमाउंट है, 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख रुपये तो सबको पता है, 1 लाख रुपए खाई धाई वगैरह गिन, लेकिन इसे मैंने ये कॉमर्स के बाद जब सॉरी ये डिजिट्स के बाद 3 के बाद जो कॉमा लगाया उससे क्या हुआ, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 100,000, एक 1000 में 3 जीरो, सबको पता है, तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है 100,000, लेकिन ये 1 लाख। अगला कॉमा लगा, कहाँ कहाँ लगा, राइट टू लेफ्ट, वही गिनना, वही तरीका। एक कॉमा यहाँ हो गया, एग्रीड है, लेकिन एक और भी होगा। पहले कॉमर्स मेरे क्लियर है सर, कॉमर्स क्लियर है सर। अब ये क्या है, ये 10 लाख है, पहले 10 लाख गिनना, पहले 10 लाख गिनना, फिर 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो ये 1 मिलियन भी कह सकते हैं। अगर मैं 5 मिलियन कहूँ 50 लाख, 10 मिलियन कहूँ 1 करोड़, 50 मिलियन कहूँ, अपने समझ के बताने, अपने 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 50 मिलियन आपके हैं, बताएं कितने करोड़ है, 5 करोड़। 5 मिलियन, बताएं 5 मिलियन कैसे लिखो, अपने रजिस्टर में लिखने लगे, ये जहां लिख रहे हैं उससे ऊपर वाली लाइन, ऊपर, ऊपर का मतलब होता है जो 2 लाइनें लगी उसके ऊपर जगह, इसमें मिक्स ना करें, ऊपर चले जाएगा, ऊपर स्टार्ट पेज, बिल्कुल पेज का स्टार्ट, 5 मिलियन लिख के जरा कॉमे लगा, सॉरी 50 मिलियन, सॉरी 50 मिलियन लिख के कॉमा लगा। सबको समझ आ रहा है प्लीज, 50 मिलियन, अब ये 50,000 भी है, 50,000 भी है, सही बोल रहा हूं, और 1 मिलियन 1 मिलियन ये वाला, तो यकीनन पहले तो वो ऊपर 1 लाख था, 1 लाख में 100,000 वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब फिगर्स पे चली जाती है मिलियंस में, तो रादर देन कि मैं पढ़ूं 1 मिलियन को 1,000 फिर 1 मिलियन, 50 मिलियन को कैसे, 50,000 थाउजेंड्स की बजाय 50 मिलियन, तो इन कॉमर्स से हम जरा बोलने में आसानी पैदा कर लेते हैं, लेकिन यकीनन ये जरूरी नहीं कि फिगर हमेशा जीरो जीरोस में ही हो। फॉर एग्जांपल ये फिगर तो अगर इस तरह से हो तो इसके कॉमा कैसे लगाएंगे आप, नहीं बताएं कहाँ कहाँ लगाऊं, किससे पहले किससे पहले, एक 7 से पहले, अब ये 45 मिलियन पूरा है, 45 मिलियन पूरा है, 4 करोड़ 50 लाख तक तो पूरा, लेकिन आगे फिर 6,74,000 भी है, तो उसको पूरा बोले जिस तरह बचपन में पढ़ते हैं ना, 1 करोड़ में बोले कितनी फिगर है, नहीं मिलियंस की बजाय उस तरह जिस तरह बचपन में शायद पढ़ते रहे, 4,56,00,000 74,756, 4 करोड़ 56 लाख 74,756, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं 45 पॉइंट, गौर से सुना, 45.674756 मिलियन, पॉइंट लगाया मैंने। 1 मिलियन में कितने लाख हैं,
तो अगर मैं ये अमाउंट लिखूं तो बताएंगे मिलियंस में कितना है? ये 10 लाख से तो कम, मैं सिर्फ 6 लाख है, तो फिर इसे 0.6 समथिंग हमें बोलना पड़ेगा। तो मैंने क्योंकि लगाया 45 भी, तो वो 45 तो पूरे मिलियन है, तो 45 पॉइंट, तो कॉमा लगाने समझ आ गए। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से भी हम आई होप के साथ साथ यूज टू हो जाए। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स कभी भी अगर आपने कॉमास यूज करना है तो काइंडली प्लीज किस तरह से लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट, और 3 डिजिट छोड़ के लगाए। याद रखें सर, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है सर। वापस आने जो हम बहस कर रहे थे, तो लेट्स अज्यूम बिजनेस की इनकम बताएं कितनी लिखी मैंने आगे। सर जी पैसे हमेशा अपने समझने, आपने कुछ दिल्ली से बोले सर जी, कितने पैसे हैं? 5 मिलियन, 50 लाख है। और लेट्स अज्यूम कि 35 लाख रुपीस, 3.5 मिलियन बिजनेस के एक्सपेंसेस है। सही कह रहा हूँ? फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ, ये नोट करना जरा, ऊपर नीचे वाली लाइन। चले बीच में मेरा 10 मिनट 15 मिनट गुजर गए मेरे पास, जो पहली बातें मैंने की थी, तो बीच में जरा एक आपकी याद दहानी के लिए आज आपको कुछ ठीक ठाक मुझे मोटिवेट रखना पड़ना, होपफुली कल परसों इतनी जरूरत ना पड़े। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, सोच के बताना जरा, तो क्या अल्टीमेटली वो सीए कर लेता है, ओ सॉरी डॉक्टर बन जाता है? अगर किसी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो क्या वो कॉलेज से तभी निकलेगा जब डॉक्टर बन जाएगा? मेरा ख्याल है कि तकरीबन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेफिनेटली खुदा ना खासा वो रब के पास चला जाए, उसका प्लान बदल जाए, ये तो डेफिनेटली हम नहीं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब क्या होगा, अगर किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और अगर किसी ने सीए में एडमिशन ले लिए, तो अब ये अंडरस्टूड बात है कि 5.5 साल बाद आई कैप ने डिग्री घर भेज देनी है। मेरी इस बात में कोई 0.00001% भी सच्चाई है? क्या ये करना पड़ना? इसे होना नहीं है, इसे करना पड़ना। तो कब से पढ़ाई शुरू करें? आप ऑलरेडी कर चुके हैं एएफसी में माशाल्लाह, लेकिन आज से दोबारा शुरू कर ही देते हैं। ठीक है सर जी, ये हो जाना है या करना पड़ना है? इंशाल्लाह आपने इरादा कर लिया है, दुआएं मेरी साथ हैं, माँ जी की दुआएं भी साथ हैं, अब इंशाल्लाह करके छोड़ना। डन सर? जरा बोल दे लास्ट सेंटेंस जो मैंने बोला। अब वापस आ जाए सर। तो इनकम कितनी है सर? बस 2 मिनट सॉरी इसलिए, उसके बाद मेरा आपको तंग करने की जरूरत नहीं, तो याद रहेगा जी। इनकम कितनी है सर? एक्सपेंसेस कितने हैं बताइए? प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? आज जरा अच्छी बात कर लेते हैं, एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा, प्रॉफिट है। अगर किसी वजह से एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो लॉस भी हो सकता है, इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन बाद में भी करेंगे। बताएं कितना प्रॉफिट हुआ? 1.5 मिलियन लिखें। एनी कंफ्यूजन सर? एनीवे देन सर अकाउंटिंग में एक काम और भी करना होता है। अगर आप कोई दो फिगर्स, दो अमाउंट्स ऊपर नीचे लिख रहे हैं, जिसमें 5 मिलियन के नीचे मैंने 35 लाख लिखा है, और इन अमाउंट्स को आप आपस में माइनस करना चाह रहे हैं, तो एक तो तरीका ये भी है कि आप माइनस का साइन लगा दें, एक ये भी है कि लेस कर दें या लेस लिख दें। लेकिन हम अकाउंटेंट्स जो नॉर्मली यूज करते हैं वो क्या है कि जब किसी अमाउंट को ऊपर नीचे लिख के हम जिस अमाउंट को माइनस करना चाह रहे हैं उस अमाउंट के साथ एक ब्रैकेट किस चीज की इंडिकेशन होती है कि हमने इसको माइनस कर। तो क्या इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस ही होने चाहिए? यदि माइनस ही होने चाहिए तभी प्रॉफिट निकलेगा। कोई यहाँ तक बात में कंफ्यूजन? अब जो चीज यहाँ एक और नोट करने वाली है, मैंने तीनों के साथ इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट के साथ बिजनेस 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 वर्ड लिखा है। हमने जब भी कभी अकाउंटिंग करनी है
तो हमने बिजनेस के एंगल से अकाउंटिंग करनी है। मेरी इस बात का मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी मोबाइल शॉप है तो आप शॉप पे बिजनेस कर रहे हैं, वहां इनकम होगी, वहां एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन एक होपफुली ओनर का घर भी होता है सर, होता है सर। रेयर ही चांस होगा कि वो अपनी उसी शॉप में सोता हो। अच्छी सी शॉप है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी हमारा है। तो क्या हमारे एक्सपेंसेस घर में भी होते होंगे? तो पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, कोई घर का बिजली का बिल भी होता है, कोई घर के भी इम्प्लॉइज हो सकते हैं, घर का भी खाने पीने का खर्चा हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग के घर के भी खर्चे हो सकते हैं। क्या कभी हो सकता है कि घर का कोई फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लोर रेंट पे दिया हो? सही हो सकता है सर। तो क्या उससे पर्सनल इनकम भी जनरेट हो सकती है? अब आप ये बताएं, क्या वो पर्सनल इनकम्स और पर्सनल एक्सपेंसेस भी कंसिडर होने चाहिए इस बिजनेस के प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हुए? तो किन चीजों से हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, पर्सनल इनकम से भी नहीं और पर्सनल एक्सपेंसेस से भी नहीं। बिजनेस का अगर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है तो काइंडली हमने सिर्फ क्या क्या ढूंढा करना है? बिजनेस इनकम और बिजनेस एक्सपेंसेस। और हम अकाउंटेंट्स ने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, घरों की अकाउंटिंग के लिए हम अकाउंटेंट नहीं बन रहे। हम अकाउंटेंट किस लिए बन रहे हैं कि हम बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचे। तो एक सेंटेंस में नेक्स्ट लिखें, पर्सनल इनकम्स and personal expenses of owner are not considered in calculating profit of the business. जी यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगली बातों की तरफ ना जाइएगा। आपके जहन में जो जो कुछ आ रहा है इंशाल्लाह वो कम रह जाएगा, और जो मैंने आपको बताना है सिलेबस के एंगल से वो बहुत ज्यादा। तो ये ना पूछना शुरू होगा, अगर वो हो जाए इंशाल्लाह वो सब हो जाना। तो अगर यहाँ तक स्ट्रिक्टली अगर कोई पॉइंट है किसी का तो वो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा कि साथ साथ अगर आप समझते रहेंगे। अब यकीनन बिजनेस बेतहाशा किस्म के होते हैं, वो सब बातें इंशाल्लाह मैं खुद करूंगा। यहाँ तक काइंडली कोई कंफ्यूजन अगर है किसी की, आपकी तो नहीं प्लीज? एनी कंफ्यूजन, एनी थिंग जो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँ? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बस एक कोई लफ्ज रख लें, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आमतौर पर आपको जरा टाइप करके बताना पड़ता है कोई यस नो में, इवन सिर्फ वाई रख लें या नो अगर है तो कोई नो रख लें, फिर अगर क्वेश्चन पूछना वो ठीक। जी सर, जिन चीज़ों की बेटा मैंने बात नहीं की, लाइक बुक की अगर मैं बात नहीं कर रहा या नोट्स की मैं बात नहीं कर रहा, तो वो काइंडली आप टेंशन ना लें, सब कुछ इंशाल्लाह जो आपको रेलिवेंटली चाहिए है वो आपको मिल जाएगा, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। चले सर फिर नेक्स्ट से खड़ी लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस। अब हम जरा इसी के बात को जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपसे समराइज फॉर्म में की है जरा डिटेल में करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस, एक हेडिंग बना और लेट्स अज्यूम we have a plan to establish a mobile phone। आज जरा बातें सारी कुछ एक आसान से एग्जाम्पल की बेस पे हम जरा डिस्कशन में रख लें। ये रेंट अगर सभी अपने ऑफिस की बिल्डिंग रेंट पे दिए हुए तो और चीज है, लेकिन मैंने घर के रेंट की बात की है, वो डेफिनेटली फिर बिजनेस इनकम नहीं है। तो कहीं यहीं तक बस रिस्ट्रिक्ट रहिएगा, बाकी इंशाल्लाह बातें आस्ते आस्ते और खुल जाएंगी। अब बेटा आपने विजुलाइज ये करना है कि आपने एक मोबाइल शॉप बना के मोबाइल्स बेचने का बिजनेस शुरू करना था। मैंने आपकी बात की है, एक दो ट्रांजेक्शन्स पहले मैं बताऊंगा, फिर बाकी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। रेडी हैं प्लीज? हम सपोज क्या बनाना चाह रहे हैं? मोबाइल शॉप बनाना चाह रहे हैं। पहले मुझे जरा सजेस्ट करें, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले बेटा शायद हमें पैसों की जरूरत, शॉप खरीदनी है, चीजें खरीदनी है, क्या हमारा पैसे होने चाहिए? वो तो स्टार्टिंग पॉइंट। फर्ज में पैसे नहीं है तो आए फिर कुछ और ही करते हैं। नहीं फिर वो, लेकिन सारा लोन तो नहीं, सारा लोन कभी कोई नहीं देगा, कुछ ना कुछ आपको खुद लगाना पड़ेगा, फिर अगर कम रह जाए तो लोन मिलता है। तो कुछ ना कुछ इनिशियली इन्वेस्ट आप करेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखें, कोई भी बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो पहला काम क्या होगा? मैं लिख रहा हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ, पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, सपोज ओनर इन्वेस्टेड रुपीज 10 million, कॉमर्स स्पेंड बिल्कुल सही होना चाहिए, कैश इनटू बिजनेस। अब हम जो मोबाइल शॉप की तरफ जा रहे हैं, हम सपोज अज्यूमिंग कि हम जरा रीजनेबल किस्म की, को बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं, तो एक रीजनेबल किस्म की, फॉर एग्जांपल इस शॉपिंग सेंटर वगैरह में एक रीजनेबल किस्म की दुकानें नजर आती हैं, तो वो इवन देन तो 5-6 लाख की गेम नहीं है, लाखों की गेम, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कितने पैसे कम से कम हमारे ख्याल में हमारे अपने लगने चाहिए? 10 मिनट, क्लियर है सर? अब बताएं नंबर 2, या चले मैं ही बताता हूँ, 2-3 मैं बताता हूँ। नंबर 2 लिखो। अब सपोज हमारा अपना ख्याल ये है कि ये बिजनेस अगर सही तरह स्टार्ट करना है तो टोटल 1,40,00,000 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 10 मिलियन है। देयरफॉर बाकी अमाउंट के बारे में सपोज हमने डिसीजन लिया कि इसको हम एज अ लोन कहीं से ले लेते हैं। कितना अपना लगा लिया? 1 करोड़। कितना और चाहिए? तो लेट्स अज्यूम सेकंड लाइन लिखो, obtained a loan from bank rupees 40 lakh cash at the rate of, जी सर, अगर बैंक से कोई लोन लेंगे या किसी से भी कोई लोन लेंगे तो कोई इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा? तो लेट्स से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसी से फेमिलियर, लोन से, इंटरेस्ट से, पर एनम भी ये अंडरस्टैंडेबल है बातें क्यों है जी। अब कितना कैश आपके पास टोटल एक्यूमुलेट हो जाएगा? ना सर 1 लाख ना सर। पॉइंट नंबर 1 में कितना कैश हो गया था? 10 मिलियन। फिर पॉइंट नंबर 2 में कितना कैश और हो गया? 4 मिलियन। अब टोटल कितना इकट्ठा हो गया? 14 मिलियन। अच्छा, जब भी मैं कहूंगा, मेरा एक वर्ड सुना, मेरा एक सेंटेंस सुनेगा नहीं व्हाट्सएप, मैंने शायद अभी बोलते हुए कहा कितना मिलियन कैश हमारे पास अवेलेबल हो गए, तो ये हमारे पास का क्या मतलब है? जब भी मैं कहूँ, कभी कहूँ हमारे पास, हम, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस अकाउंटेंट, हम, हमारे पास, बिजनेस के पास, हमारे पास कितना कैश का क्या मतलब है? हमारे बिजनेस के पास। हम अकाउंटेंट्स ने अपने आप को बिजनेस की जगह रख के सोचना। दोबारा पॉइंट नंबर 1, क्या पॉइंट नंबर 1 के होने से बिजनेस में 10 मिलियन कैश अवेलेबल हो जाएगा? अभी हो जाएगा सर? क्या बिजनेस का कैश बढ़ा है 10 मिलियन या कम हुआ? बिजनेस के पास पहले कितना कैश था पॉइंट नंबर 1 से पहले? 0। फिर पॉइंट नंबर 1 के बाद कितना हो जाएगा? 10 मिलियन। अब एक मिनट जरा ओनर जहन में लाए, 1 मिनट के लिए, क्या ये ओनर ने इन्वेस्ट किया? सर जी ओनर ने इन्वेस्ट किया था। यस सर, क्या हो गया? तो क्या ओनर के पास भी बढ़ गया? उसके पास कम हुआ होगा, लेकिन हमने उसका नहीं सोचना। हमारे पास का मतलब बिजनेस में 10 मिलियन बढ़ गया। नंबर 2 पढ़ेगा उससे, क्या नंबर 2 के होने के बाद हमारे पास मींस बिजनेस के पास 4 मिलियन और हो गया? ये कहां से आया? बैंक वालों को कम हुआ होगा, लेकिन हमें बैंक वालों से अब कंसर्न नहीं है। बैंक का कैश कम होगा ज्यादा होगा? बैंक 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 उसका कम हुआ होगा, उसका उसका, लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं, हमें अपने से कंसर्न है। और अपने से का मतलब अपने बिजनेस से।
तो फाइनली क्या कह सकता हूँ कि हमारे इस बिजनेस में अब 14 मिलियन का कैश अवेलेबल हो गया है। नंबर 3, अब सर जी कैश अवेलेबल हो गया, नेक्स्ट अब हमें शायद कोई शॉप का डिसीजन लेना। पैसे भागे हैं, दो पॉसिबिलिटीज अब होंगी, या तो कोई रेंट पे शॉप ले लें, ऐसे ही होता है सर, शॉप रेंट पे भी ली जा सकती है, और सेकंड ये भी हो सकता है कि हम कोई शॉप परचेज कर लें। रेंट का मतलब क्या होता है कि रेंट का मतलब बिल्डिंग हमारी नहीं है, हम सिर्फ यूज करेंगे और उसके अगेंस्ट मंथली पैसे उस लैंडलॉर्ड को देते रहेंगे। लैंडलॉर्ड कौन सा है? जिनकी बिल्डिंग है। क्या रेंट पे लेने से बिल्डिंग आपकी हो जाएगी? सारी रेंट पे लेने से बिल्डिंग आपकी हो जाएगी, आप बस इस्तेमाल करेंगे, रेंट देंगे। लेकिन एक दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि आप बिल्डिंग अपनी परचेज भी कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन, रेंट की बात फिर कभी सही। नंबर 3 लिखें, परचेज अ शॉप, परचेज अ शॉप फॉर rupees 80 lakh by paying cash। बिजनेस ने, लेट्स अज्यूम जिस लोकेलिटी में भी आपने को शॉप लेनी थी, आपने, आपके बिजनेस ने 8 मिलियन रुपीस पे करके एक शॉप परचेज कर ली। अंडरस्टैंडेबल है बात? बताएं कैश इस ट्रांजैक्शन के बाद बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अब डेफिनेटली हमने यहाँ उस एंगल से नहीं सोचना कि उसका बढ़ जाएगा, वो जिसने बेची होगी उसका बढ़ेगा, हमें उससे कंसर्न नहीं है। हमारे पास शॉप आ जाएगी, सही कह रहा हूं, शॉप हमारी हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो पहले 14 मिलियन था उसमें से 8 मिलियन कम होके अब 6 मिलियन रह जाए। सब क्लियर है सर? नंबर 4, जी अब सर ये शॉप आ गई है तो थोड़ा अब बस अब अपनी समझना शुरू करें, तो थोड़ा सा नेक्स्ट हेल्प करें आप। नहीं एक मिनट, एक सेकंड, शॉप अगर आ गई लेकिन फिलहाल खाली है, बिल्कुल ठीक भाई कह रहे हैं। क्या हमें कुछ इससे पहले कि हम मोबाइल खरीद के उन्हें डिस्प्ले करें, शायद कुछ रैक्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो फर्नीचर रखना पड़ेगा, और चंद एक चीजें सोचें, ट्यूबलाइट्स, एसी, लाइट जाने का खतरा है तो मे बी जनरेटर, ये सारी चीजें, एलसीडी माशाल्लाह डिस्प्ले के लिए, ये सब कुछ पहले लगेगा शायद, उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि अब मोबाइल्स को हम खरीद के डिस्प्ले के लिए रख लें, ताकि जब कोई कस्टमर आए हम उसके साथ फिर सेल ट्रांजेक्शन कर सकें। ठीक है जी, तो नंबर 3 लिखें, लेट्स ड्रीम परचेज हो, ये अगर दरवाजा बंद हो जाए जो लास्ट, परचेज हो फर्नीचर, एयर कंडीशनर, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, जितने भी आपको रिक्वायर्ड है, अदर इक्विपमेंट का मतलब यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्यूब लाइट्स हैं, तो फैन वगैरह है, वॉश शॉप, एक्सेट्रा कर रहे हैं, वॉश शॉप, अमाउंटिंग टू रुपीज 15 लाख, पेइंग बाय कैश। पूरे एक्स बनवा लिए, अदर इक्विपमेंट मीन्स जो बाकी चीजें रह गई, तो 15 लाख रुपीज सपोज इन चीजों में इस्तेमाल हो गए। एनी कंफ्यूजन? प्लीज, मतलब मेरा ये है, कोई इलॉजिकल बात तो नहीं कर रहा, अंडरस्टैंडेबल है सर? इन चीजों को लिया क्यों है वैसे, आपको ये पता क्या इन चीजों को बेचना है? इनका मकसद क्या है? इन्हें हमने इस्तेमाल कर, ये शॉप क्यों खरीदी गई? लेकिन
क्या कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जो फर्नीचर सेल परचेज कर रहा, परचेज सेल कर रहा, लेकिन हमारा बिजनेस किस चीज का? तो मोबाइल्स अल्टीमेटली हमने खरीद के बेचने, लेकिन उन मोबाइल्स को बेचने से पहले हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं जो हमारे पास होंगी, तभी हम प्रॉपर्ली अपना बिजनेस रन कर सकेंगे। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज आइटम्स, कि हमने इन्हें बिजनेस में अपने पर्पस के लिए यूज करना। नंबर 4 के बाद 5, ये अब मेरा ख्याल क्या मोबाइल खरीद ही लेते हैं, क्या ख्याल है? इससे पहले कोई और चीज आपके जहन में सीक्वेंस में आ रही हो? हाँ ये ठीक है, ये कुछ आपने कहा हायरिंग ऑफ एनी पर्सन। समटाइम्स हो सकता है अब आपने कुछ एम्प्लॉय भी रखना है, ये भी हो सकता है कि आप अकेले ही अपनी शॉप को मैनेज कर रहे हो, लेकिन इट इज इक्वली पॉसिबल कि आप कोई एक दो पर्सन, कोई गार्ड में भी एज एन एम्प्लॉय भी रखना चाहें सिक्योरिटी के लिए। सिस्टम्स तो मेरे ख्याल इक्विपमेंट वगैरह में कवर कर लेते हैं, लिखा वो भी लिखा जा सकता है ना। तो नेक्स्ट ये वाला सही है मेरा, हायरिंग समझ आता है, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज देखो। हायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज, अब मैं रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज की कर तो 2 या 3 जो भी आपके सपोज रिक्वायर्ड है इस बिजनेस के हवाले से, हायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज एट अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज, लेट्स अज्यूम 60,000। मतलब जो भी एक दो एम्प्लॉइज हमने 3 चाहिए थे, उनकी मैंने कंबाइंड सैलरी लिखी है एट अ मंथली सैलरी 60,000। ईच नहीं कह रहा क्योंकि मैंने नंबर ऑफ पर्सन नहीं कहा, ये समझ आ रही है प्लीज? लेकिन क्लियर है प्लीज? लेकिन इसमें ये तो पता नहीं होगा कि जैसे ही आपने हायर किया किसी को, जैसे ही आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, क्या उसी वक्त सैलरी दे दें? सैलरी नॉर्मली कब दी जाती है? मंथ के एंड पे। तो इस वक्त हमने अभी सैलरी दी नहीं है, अभी उन्हें रखा हायरिंग। ये क्लियर है मेरी बात? जी नंबर 6, अब मोबाइल खरीदे, परचेज और वो भी बेटा भी मंथ ही आते हैं, स्टार्ट तो शायद नहीं, अभी तो बिजनेस अब शुरू होने लगा, क्या ख्याल? सब कुछ आएगा सर। परचेज ऑफ, सॉरी परचेजेस में लिखिए, परचेज ऑफ मोबाइल्स कॉस्टिंग रुपीज 30 lakh by paying in cash, by paying the amount in cash, by paying the amount in cash। क्या लिया क्या दिया? मोबाइल्स लिए, कितने के मोबाइल्स लिए? 30 लाख के, और कैश में उसकी पेमेंट कर दी। किसको पेमेंट कर दी? जिससे खरीदे हो, जिससे खरीदे हो। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा यहाँ तक जो हमने पॉइंट 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, आप लोग जरा इस एंगल से रिवाइज करें कि हमारे पास आफ्टर पॉइंट नंबर 6 अब पैसे गए कितने गए। जरा पॉइंट नंबर 1 से शुरू करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में कितने पैसे आ गए थे? सर कितने आ गए थे सर? 10 मिलियन। फिर कितने आ गए थे? 14 मिलियन टोटल हो गए। कितने चले गए शॉप में? कितने बचे? 6 मिलियन। कैलकुलेटर्स काइंडली अगर आज नहीं दिए तो प्लीज कल से हो जाए। आज भी ठीक है जुबानी कर लें बिकॉज मुश्किल नहीं है, लेकिन काइंडली कैलकुलेटर प्लीज अपने पास होना चाहिए आपके। जी नंबर 4 में 15 लाख का फिर फर्नीचर वगैरह खरीदा, कितने पैसे रह गए? सर ये कितने रह गए सर? 45 लाख अभी भी हैं, 4.5 मिलियन। हायरिंग में कितने पैसे गए? अभी नहीं गए, अभी नहीं गए, अभी जाएंगे, अभी नहीं गए, अभी नहीं गए। क्लियर है? अभी नहीं, हायरिंग वक्त नहीं गए, अभी जाएंगे। तो फिर बाद में बात करते हैं जब मंथ एंड की बात करते हैं। 45 लाख ओके। तो पॉइंट नंबर 5 से कुछ नहीं हुआ फिलहाल, फिलहाल 5 से अभी कुछ नहीं हुआ, तो 45 लाख तक सब इकट्ठे हैं। अब पॉइंट नंबर 6 देखें, कितने चले गए? अब कितने रह गए? 15 लाख रह गया।
डन है। अब अपनी शॉप विजुलाइज करें। मोबाइल रखे नजर आ रहे हैं? सही रखे नजर आ रहे हैं सर। अगला काम आप बताएं, आप क्या हो? जी बिल्कुल ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है। कोई बैनर लगा दिए, कोई फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन वगैरह चला दी कि हमारा बिजनेस शुरू हुआ है, ओपनिंग सेरेमनी करवा दी, इन पे भी खर्च होंगे, डिस्काउंट को इंशाल्लाह हफ्ता ठहर के, बहुत कुछ और, पहले 1 घंटा फ्री और वो भी साथ वो लगा दिया, और आगे चलें, ये चीज़ें ठीक होगी। आज जरा बात को थोड़ा सिंपल रखें, इंशाल्लाह एडवर्टीजमेंट वगैरह की बहसें करते रहेंगे। नहीं, ये बातें वैसे सुनी आप लोगों ने जो बोली है मैंने, एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स वगैरह वगैरह, लेकिन जरा आगे बढ़े, अगला स्टेप। अच्छा, कुछ चीज़ों को अगर मैं नहीं लिख रहा, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेंट की बात की थी, तो शॉप रेंट में भी ली जा सकती है, तो ना लिखने का ये मतलब नहीं कि हमसे रेलिवेंट नहीं है। ना लिखने का मतलब ये है कि आपके सामने आज एक छोटा सा सिनेरियो जरा क्रिएट हो जाए, हम चंद चीज़ें फिलहाल समझ लें, बाकी जितनी यकीनन चीज़ें हैं उन सब का हमें आइडिया साथ साथ होना चाहिए और होता जाएगा। तो ये जो मैंने एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं लिखी या कैंपेन्स की बात नहीं की है, तो वो इसलिए नहीं है कि ये बातें हमसे रेलिवेंट नहीं है, इंशाल्लाह वो बातें बाद में आती जाएंगी। आइडिया तो होना चाहिए, क्या ख्याल है, पता है आपको चीज़ों का? सही है सर। लेकिन जरा पॉइंट नंबर 7 में सपोज आ जाए और कुछ मोबाइल पेज भी जरा लेते हैं, क्या ख्याल है? अल्लाह करे आपकी एडवर्टाइजमेंट सब कुछ दुआएं रंग ले आए। और देयरफॉर पॉइंट नंबर 7 में क्या हुआ, लिखे एक सेंटेंस बात समझने के लिए। सपोज ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस, during the first month of business, mobiles costing rupees 22 lakh, sold for rupees 26 lakh in cash. During the first month of business, mobiles costing rupees 22 lakh, sold for rupees 26 lakh in cash. 26 lakh. बाईस लाख के मोबाइल 26 पे बेचे, ठीक हो सर? माजरत है, जो लिखा हो सही। 22 लाख की कॉस्ट वाले मोबाइल्स 26 लाख पे हमने बेचे। सॉरी जी सर जी, अब ये जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही है, ये आप समझें कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जानी चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारा लेवल इम्प्रूव होता जाए। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, मेरे कुछ क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है बेटा? लास्ट टाइम पानी कह रहा है? पानी मैं समझा नहीं सर। ये अगर आप इस तरह करें, अपनी जो लास्ट लाइन पे हजराते हैं, अपनी चेयर्स इस गैप में कर लें। नहीं, जो बिल्कुल लास्ट लाइन में, वो उनको कह रहा हूँ, आखिरी जिनका टेक लगी हुई दीवार में, अगर इस लाइन के अंदर कर लें, मेरा ख्याल जरा मुझे भी जरा सही नजर आएगा। नहीं समझ आ रही, कर रहा या दिल नहीं मान रहा? अब ठीक है। अब्दुल इमाम, ये चेयर्स अगर काइंडली जो जिन चेयर्स पे बैठे थोड़ा सा अगर आगे कर लें हो जाए, ये गैप में आ जाएगी नहीं? सही आ जाएगी, कर लें जस्ट एक मिनट भाई। इनके चेयर्स इस गैप में क्रिएट करवा दो बस, ठीक है, रहने में बहुत मुश्किल है। वो पीछे लगवा दो ना उसके, वो 3-4 तो लोग हैं। आप साइड पे हो जाओ। जी बेटा, आप क्या कहते थे? बस काइंडली वापस आ रही सर, सॉरी।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, प्लीज आप क्या कर रहे हैं? जी बेटा, मैंने अभी रिक्वेस्ट आपसे की है कि एडवर्टाइजमेंट भी यकीनन होती है, रेंट पे भी चीजें होती हैं, लेकिन मैं वो सब कुछ एक एग्जांपल में इसलिए नहीं रखना चाह रहा कि पहले जरा एक आसान सी एग्जांपल हो जाए और फिर बाकी बातें इंशाल्लाह साथ साथ हो। सब कुछ और भी होगा, लेकिन इस पहली एग्जांपल में जरा रहना। जी सर, पॉइंट नंबर 6 और 7 को आप जरा इकट्ठा देखें। जरा पॉइंट नंबर 6 देखें, बोर्ड में भी वैसे लिखा हुआ है, जहां से भी आप देखना चाहें जरूर गौर से देखें। पॉइंट नंबर 6 में हमने कितने रुपए के मोबाइल्स खरीदे? 30 लाख के। पॉइंट नंबर 7 के मुताबिक पहला महीना एंड हो गया, बिजनेस का फर्स्ट मंथ एंड हो गया, कितने में से कितने रुपए के मोबाइल बिक गए? 30 लाख में से 26 लाख के यार। अब मेरा सेंटेंस सुनो जरा सर, मेरा भी सुन के तो देखें सर, सुन के तो देखें, शायद सही है भाई, कोशिश तो करेंगे। 30 लाख में से 22 लाख के मोबाइल्स 26 लाख के बिके। सेंटेंस रिपीट करेंगे, रिजल्टिंग इनटू अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख। 4 लाख कौन सा 4 लाख? 30 लाख और 26 लाख। 22 लाख वाले मोबाइल्स 26 में बिके। क्या पॉइंट नंबर 7 वाली ट्रांजैक्शन से, पॉइंट नंबर 7 वाली ट्रांजैक्शन से कुछ कैश हमारे पास आए? कितना? जालिम ना बने, बिजनेस डुबो देंगे। अपना समझ के, मेरा समझ के बोला आपने, 4 लाख कैश आएगा। इस नेकी को बेटा बाद में सही, नेकी के और तरीके इंशाल्लाह मिलकर के डिस्कस करेंगे, पहले बिजनेस तो करो। कितना कैश आएगा? 26 लाख। लेकिन वो कैश आपके मोबाइल्स की कॉस्ट से 4 लाख ज्यादा आने की वजह से प्रॉफिट होगा। कैश कितना आएगा? मोबाइल्स कितने के जाएंगे? 22 लाख। क्या कुछ मोबाइल्स अभी बचे भी होंगे? कितने के? 8 लाख के मोबाइल्स अभी बच गए हैं। एनी कंफ्यूजन? आगे चलो, नंबर 8। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ following expenses were incurred। ये काउंटिंग पॉइंट पे से लफ्ज से सवाल होता है incurred, सिंपली काउंट, इसका मीनिंग बनेगा यहाँ हुए। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हुए, तो मैंने इंग्लिश में कैसे लिखा? फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर incurred। एक्सपेंसेस incurred से मतलब एक्सपेंसेस हुए, नथिंग एल्स। तो फॉलोइंग मींस एक आपने छोटी सी मुझे लिस्ट बनवानी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ऊपर से जरा देख के। पॉइंट नंबर 1 2 से भी शुरू करें, जहां जहां कोई अब एक्सपेंस इंकर होना चाहिए वो अगर आप भी हेल्प करें। सबसे पहले तो बैंक लोन की तरफ आ जाए। महीना गुजर गया, इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है, ये सुने कभी ऐसे लफ्ज? अब महीना गुजर गया, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई है वैसे, किसी के पास अगर है, जिनके पास है वो तो निकालो। देखिए पहली वर्किंग, बस करें बेटा प्लीज, इतना नहीं करें। कंप्लीट साइलेंस प्लीज, काइंडली कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस काइंडली। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग कैसे करूं जरा कराएंगे? क्लियर मेरी बात? का इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा पहले महीने का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसका? कैसे वर्किंग करो, कैसे करते होते हैं? लोन की अमाउंट ही मैंने, रेट क्या था? लेकिन 10% था पर एनम। मैं महीने के एंगल से वर्किंग कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1/12 डिवाइड बाय 12। 1 जरूरी नहीं है, 1/12 कभी नहीं सुना ऐसे? और कभी सुना है सर?
क्या सुना है सर? पर एनम एक साल में कितने महीने? कैलकुलेटर पे लिखे 4 मिलियन। तो मोबाइल्स के बस की गेम नहीं है, जिनके पास आज कैलकुलेटर नहीं है इसके बगैर कोई फायदा नहीं है। 4 मिलियन पूरा लिखे, जीरो सही करें, मल्टीप्लाई बाय 10% करके 1 मिनट इज इक्वल टू दबाएं। ये जो आंसर आया विदाउट मल्टीप्लाइंग 1/12, अभी 1/12 नहीं कह रहा, 4 मिलियन इंटू 10%, ये 4 लाख क्या आया? 4 लाख क्या आया? पूरे साल का आया। लेकिन क्योंकि अभी हमने एक महीने के एंगल से वर्किंग करनी है, तो इस महीने का एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 12 कर दें या मल्टीप्लाइड बाय 12, एक ही बात है। तो करें जरा मल्टीप्लाइड 1/12, तो अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके लिखें 33,333 और बस पॉइंट्स के बाद जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। ये पता है राउंडिंग ऑफ का? और सर जी कुछ पता है सर एएफसी भी एग्जाम हो गया, वो तो मान लें यार कम से कम प्लीज यार। तो 33,333 ओके सर इंटरेस्ट। क्यों मैंने मल्टीप्लाई 1/12 किया है? सर ये ऐसे ना कीजिएगा कि मैं भी नींद से इधर उधर गिर जाऊं सर। तकरीबन आप इसी जगह पे गिरने लगे थे, वही जो देख रहा है इधर उधर उसी को कह रहा हूँ। जी सर अगला खर्चा सर, बस 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 बस, जो नहीं था वो नहीं था जी। ऊपर जाए वापस, एम्प्लॉइज की कुछ सैलरी। अब ऊपर जो मैंने लिखी थी, नहीं ऊपर जो मैंने लिखी थी वो लिखी थी कि हायरिंग के वक्त ये डिसाइड हुई। अब मैं किस चीज की लिस्ट बनाने लगा हूँ? जब इस पीरियड के एक्सपेंसेस हो गया, महीना गुजर गया, तो अब हमने उनको पैसे देने हैं, उनके एक्सपेंस के तौर पे लिखने लगा हूँ। पहले मैंने क्या लिखा था, एक मिनट इसे कंफ्यूज ना कर दीजिएगा, बातें आराम से समझ लें सही तरह। पॉइंट नंबर 5 पढ़िए, मैंने क्या बताया था आपको? ये शायद एक एग्रीमेंट बताया था कि इस अमाउंट पे एक एग्रीमेंट हो गया। अब उस एग्रीमेंट की अमाउंट की बेस पे मंथ एंड पे मैं अपने एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बना रहा हूँ। तो क्या उस लिस्ट में इस सैलरी एक्सपेंस को लिखूं? उस लिस्ट में, उस एक्सपेंसेस की लिस्ट में सैलरी एक्सपेंस को कंसिडर करूं? वहां मैंने आपको बताया था कि इतने पे हमने रख लिए हैं। अब मैं क्या बताने लगा हूं कि महीने के एंड पे ये एक्सपेंस हो गया, ये ठीक है, डबल तो नहीं कर रहा, डबलिंग तो नहीं लग रही, और होनी भी नहीं चाहिए। कितना लिखूं? 60,000 मंथली बताया था मैंने, ठीक है सर। और बताइए बाकी, अब आप बताएंगे, आप कुछ इधर कुछ बातें कर रहे हैं। यूटिलिटी बिल्स लिखे जी, ठीक है। यूटिलिटी बड़ा वर्ड होता है यूटिलिटी बिल्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी, और अगर कोई वाटर बिल भी हो, गैस के बिल्स भी हो, ये सब कंबाइन ही हो जाएंगे। तो अगर आप फर्दर एक्सप्लेन करने लगे चाहें तो बिल्कुल ठीक है। यूटिलिटी बिल्स मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब शायद डेफिनेटली वाटर बिल और गैस बिल शायद यहाँ एप्लीकेबल ना हो, लेकिन एक लफ्ज से इस्तेमाल होता है यूटिलिटी से, इसके मैंने लिखा। नहीं एक मिनट सर जी, एक मिनट चांस, एक मिनट पहले ये लिख रहे, नहीं यूटिलिटी बिल से मेरी मुराद इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस। बाकी एक मिनट, एक कैसे इसकी कोई अमाउंट अजीम करवानी, बताएं कितनी बिल की अमाउंट आई होगी? कौन सा 15,000, फिर अगले महीने से इस बार हमने लाइट रकम यूज की, सर्दियां थी, ऐसे नहीं चले, कोई कम से कम इस बिजनेस में कोई प्रॉफिट निकला है, मैं इसलिए कह रहा हूं। आपने बड़ा जो टैक्सेस की बात की है वो तो होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, लेकिन वो प्रॉपर्टी टैक्स जनरली एनुअली आते हैं, और टैक्सेस की डिटेल जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त रहने दें, कुछ दिन जरा ठहर जाए, कुछ अर्सा ठहर जाए, इंशाल्लाह हो जाएगी। तो टैक्सेस फिर प्रॉफिट पे भी होते हैं, लेकिन वो शायद हमसे थोड़ा सा जरा बियॉन्ड बातें हो जाएंगी आज इमीडिएटली। तो पहले जरा अगर नॉर्मल सी छोटी मोटी चीजें अगर हो जाए आज, तो जरा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो वंस अगेन ये नहीं मैं कह रहा वो होती नहीं है, होती है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट। आज मेरा फोकस ये है कि हम एक आसान सी बहस से कुछ चंद बातें अकाउंटिंग की सीख के कर जाए, ठीक है जी। कोई और आसान सी बात? सॉरी, हाँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं किस एंगल से, कि आपने जो मोबाइल्स खरीदे हैं उनको कोई लेके आने के खर्चे या उनके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, अगर बाहर से खरीदे हैं तो वो इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह, लेकिन वो भी जरा एक दो दिन कुछ दिन ठहर जाते हैं, अभी पाकिस्तान के अंदर से ही खरीद लेते हैं। यकीनन जो आपकी ख्वाहिशात है इसी की वजह से तो अब हमें क्लास का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। एक बच्चे ने वैसे ये सही बताया, और कुछ होना हो, इंटरनेट एक्सपेंस आ गए, इसका क्या करना था वैसे सर यहाँ? जी जी, वो इंटरनेट एक्सपेंसेस सर इसको रहने दें, हम बिजनेस कर रहे हैं या स्क्रीन टाइम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक चीज जो बोल रहे हैं वो ठीक है भाई की बात,
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को कस्टमर से कराएं, उनको कुछ चाय या कुछ जूस वगैरह, और अपना भी खाना पीना अगर ऑफिस में बैठ के, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मैं उनको कह रहा हूँ। ठीक है सर, लेट्स अज्यूम 8,000। ये मोबाइल आपका पहचान लें क्या होगा, ऐसे बेस्ट फोन है लेकिन आप फंस रहे हैं। जी सर, जिस चीज को बुलानी थी, जिसने आके उस मोबाइल पे उंगली रखी है, जिस पे हमें ज्यादा प्रॉफिट था, तो उसको फिर बैठा के अपना बनाने की कोशिश की। जी कोई और एक आध, या बस काफी? चले एक सेक्टर लिख लें, फ्यूल बटा। हाँ ठीक है, फ्यूल लिख लें, जनरेटर अगर चला, जनरेटर फ्यूल रिपेयर। नहीं चले, वो चले, भाई ने बात की, गलती समझ गए। चलिए जनरेटर फ्यूल से, तो फ्यूल नहीं आता, वो पेट्रोल हो या डीजल हो, गैस पे भी चल जाता है, यूपीएस लगा हुआ, ये हुई ना बात। 5,000 मेंटेनेंस, मेंटेनेंस वैसे तो शायद फर्स्ट मंथ है, नई दुकान है, नया फर्नीचर है, लेकिन बहरहाल हो सकता है मेंटेनेंस, लिख लेते हैं। ठीक है ठीक, नहीं मतलब मैं ये बात इसलिए करूँ, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं बोल रहा हूँ आपके साथ डिस्कस थोड़ा सा कर रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमें उनका पता नहीं होना चाहिए। जो मैं इस वक्त लिखना चाह रहा हूँ वो है जो इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि गेम इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं। तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को समझ आ रहा है, मेंटेनेंस। जी स्टेशनरी चार्जेस ये भी ठीक है, कुछ स्टेशनरी थोड़ी बहुत, बेचा कितने का, खरीदा कितने का, हिसाब किताब रखने के लिए। फॉर एग्जांपल 4,000 ये है, स्टेशनरी लिखना, या ठीक है मेरा ख्याल है, एक एक सेक्टर लिखें, एक एक सेक्टर लिखें, जिन जिन के पास कैलकुलेटर है, बेटा डिस्टर्बेंस करनी नहीं प्लीज यार, प्लीज जीरो डिस्टर्बेंस होगा। कोई अगर चीज क्लियर नहीं है मुझसे पूछें, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेकिन इससे बड़ा पूरी क्लास को काइंडली डिस्टर्ब नहीं करें। जी ठीक है जी, सिक्योरिटी फैसिलिटीज एक्सेट्रा, यहाँ तक एक टोटल काइंडली को करके बताया। 1,35,000 333 बनेगा शायद, 1,35,000 333। को एक दो लोग और कर लें, जरा चेक करेंगे बस। ठीक है, अगर मोबाइल है तो मोबाइल से ना करें, मोबाइल से और दूसरे अच्छे काम करने होते हैं, ऐसे खराब ना हो जाए। प्लीज कल कैलकुलेटर जरूर आस पास हो, मोबाइल अगर रह जाए घर तो कोई इशू नहीं है, रास्ते में अगर याद आए कभी कि मोबाइल घर रह गया तो हरगिज पलटने की जरूरत नहीं है। और कैलकुलेटर तो आपने वैसे ही अब आज के बाद अपने तकिए के साथ रख के सोया करना है। हालांकि क्या चीज रखी होती है तकिए पे, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कॉल आई नहीं है, लेकिन कहीं आ ना जाए, तो अगर रात को अचानक ये याद आ जाए कि ये टोटल कैसे बना था, तो कैलकुलेटर पास होना चाहिए, वरना शायद रात को नींद डिस्टर्ब हो जाए, सही तरह नींद ना आए। क्या ये हो सकता है सर? क्या अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है? वो हो ना हो सर, ये जरूरी है सर। जी सर, अब कहीं खामोशी से सब लोग 2 मिनट जरा लगा के ये सारे पॉइंट्स इंडिविजुअली रिवाइज करना, किसी चीज में अगर कोई कंफ्यूजन है तो कहीं बता दूंगा। पॉइंट नंबर 8 बेटा सिर्फ ये है कि पॉइंट नंबर 8 में मैंने कहा है कि एक महीने बिजनेस के फर्स्ट मंथ में कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, और जिसकी मैंने एक आपके सामने लिस्ट बना दी। इसमें मैंने जो सैलरी लिखी है उसको यहाँ लिखने का मकसद ये है कि सैलरी जो है वो हम नॉर्मली मंथ के एंड पे पे कर रहे होते हैं। ऊपर जो मैंने पॉइंट नंबर 5 में बताया था वो था हायरिंग की है हमने, इतनी सैलरी पे हायरिंग की है। और अब जब मंथ एंड हो गया तो मैं इस लिस्ट में सैलरी लिखने का मेरा मतलब ये है कि अब ये खर्चा हो गया है। ठीक है, पॉइंट 6 और 8 में जो लिंक है सैलरी के एंगल से क्लियर है? जी नजम साहब, इस तरह नहीं है, ये काइंडली अपने हाथ से लिखने वाली चीज़ है। काइंडली साथ साथ जरूर नोट करें, कुछ चीज़ें आप जब तक हाथ से नहीं लिखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, शायद बात बनेगी नहीं।
इंटरनेट एक्सपेंसेस ठीक है बेटा, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेट एक्सपेंस हुआ है, आपका हो सकता है ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस हो, ऑनलाइन भी आप चीजें मोबाइल्स अपने बेचते हो, तो ठीक है, अगर इंटरनेट एक्सपेंस है तो वो भी आ जाएगा इसमें। वंस अगेन मैंने ये नहीं कहा कि ये कंप्रीहेंसिव एक लिस्ट ऐसी है जिसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बेटा वो लिंक वगैरह मिल जाएंगे, वो आपको फिलहाल आईडी शेयर हुआ करेगा, कुछ दिन शायद अभी लग जाने ये जरा आपके सारे सब लोगों को इनरोल करते हुए, तो मीनवाइल आपको ये क्लास का एक आईडी शेयर हुआ करेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, तो आप काइंडली उससे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो काइंडली मेरा ख्याल है इस वक्त इन चीज़ों के एंगल से अपने आप को डिस्टर्ब प्लीज नहीं करें जी। काइंडली इन पॉइंट्स के एंगल से कोई कंफ्यूजन किसी की, लास्ट टाइम में जो हजरात बैठे हैं क्लियर है बेटा सब कुछ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी जगह? जी सर। जी कुछ दिन बेटा अगर रिकॉर्डिंग आप नहीं लेंगे तो अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि जिस तरह आप लोगों ने माशाल्लाह आज फिजिकल वालों ने फिजिकल क्लास की है, लाइव स्ट्रीमिंग वाले लाइव स्ट्रीमिंग में आए हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन आए हैं, तो ये काइंडली आप इसी तरह ही चलिएगा। ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी दिन ना चाहते हुए क्लास रह जाए, किसी ऐसे सर्कमस्टांस की वजह से जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या कभी कोई पुरानी चीज़ रिवाइज करनी हो, तो देन आप काइंडली रिकॉर्डिंग की तरफ जाएं। ये रिकॉर्डिंग का फर्स्ट प्रेफरेंस ना बना लीजिएगा। रिकॉर्डिंग फिर उसी तरह सुनी जाती है 1.5 में और 2 में, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह यूं देखते हैं, अच्छा देखते हैं क्या होता है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, साथ साथ सोचेंगे नहीं, तो ये बात बनेगी नहीं। इस समय आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, इसका मकसद ये है कि आप अपने जहन से सोच के आंसर दें, लेकिन अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये सवाल मेरे से नहीं हुआ, बी ऑनेस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप देखेंगे, आपका ख्याल होगा ठीक है इनसे पूछा होगा, तो मैं तो यूं बैठा हूँ, ऐसे ही बैठते ना सर, तो 1.5 पे सुनते हैं, मतलब तो शायद 2 तक तो गेम पहुंच गई, तो उसका मतलब अगर उस तरह सुनना हो तो यूट्यूब पे पता नहीं कितने लेक्चर हैं। तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ये प्लीज सिर्फ इसलिए है रिकॉर्डिंग, लेट मी एम्फसाइज वंस अगेन, कि किसी वजह से आप क्लास अटेंड ना कर पाए, वैसे तो इंशाल्लाह होपफुली कोई ऐसी वजह नहीं आएगी, और या कभी आपने पुराना रिवाइज करना हो, उस वक्त आप रिकॉर्डिंग को यूज करिएगा, और इंशाल्लाह एक दो दिनों में ये सारे रिकॉर्डिंग वगैरह के भी आपको फैसिलिटीज आ जाएंगी। तो काइंडली एक दो दिन जरा ये थोड़ा सा जरा मुश्किलात में से हम गुजर जाए, अगर आप लोगों को इनरोल करना, तो इंशाल्लाह ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। चलें फिर हम आगे चलते हैं, जरा घड़ियां देखे, टाइम है क्या बात है? लगा ही नहीं पता, तो इंशाल्लाह बाकी भी नहीं पता चलेगा। ये भी तो क्लास मिट हुई है सर। जी सर, अब नेक्स्ट आ रहे हैं सर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसके बाद जहां भी आते हैं उसी तरतीब में चलते रहते। कैलकुलेशन, बस करें बेटा प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द मंथ। Calculation of business profit or loss at the end of the month। जी, ये छोटे से बिजनेस के एक एग्जांपल को मैंने आपके सामने पॉइंट वाइज लिखा है। अब हमने इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ के, इन्हीं 8 पॉइंट्स को पढ़ के, आपको पता है अगर प्रॉफिट या लॉस करना है तो क्या क्या ढूंढना है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कैसे आएगा? बिजनेस इनकम्स और बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस इनकम ऐसा बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो पहले मेरे साथ जरा पॉइंट वाइज चलें और मेरी एक एक बात गौर से सुनिए, एक एक पॉइंट में साथ पढ़े, सिर्फ इनकम्स ढूंढने के एंगल से। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़े, ये कितनी इनकम हुई है सर? पॉइंट नंबर 1, कितनी इनकम हो गई है सर? कितने लोगों का ख्याल है इनकम हुई है? सिर्फ हाथ उठाइए, हुई है। और मैंने कुछ नहीं कहना, अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं कुछ कह सकता हूँ माशाल्लाह, सिर्फ मैंने पूछा ये है कि पॉइंट नंबर 1 में कितने लोगों का ख्याल है कोई इनकम हुई है? अरे बताएंगे तो पता चलेगा, आप भी कह रहे थे यार। अच्छा ठीक है, हाथ पीछे करो।
नंबर 2, एक मिनट मैं अपने कंक्लूजन एंड में दूंगा। नंबर 2 पढ़े, क्या ढूंढ क्या रहे हैं, जरा लफ्ज बोल दें। पॉइंट नंबर 2 में कोई इनकम, अच्छा मैं अभी आंसर्स नहीं बता रहा, आंसर मैं इंशाल्लाह एंड में बताता हूँ, आप अपना अपना आंसर बनाते जाए। एनी इनकम, यस नो में। पॉइंट नंबर 2 में कोई इनकम, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कोई इनकम, पढ़ना है, पढ़ना भी है, ये कोई गैस नहीं करना, ये नहीं टॉस तो नहीं हो रहा, पढ़। नंबर 4, इसके बाद 8 तक जाए, बताएं कोई इनकम। 7 में कितनी इनकम, 7 पे एक मिनट दोबारा, सर जी नहीं लड़ना नहीं सर, अकाउंटिंग की वजह से लड़ाई नहीं करनी, और खास तौर पे साथ वाले तो करनी नहीं, अकाउंटिंग की वजह से इंशाल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी दोस्तों में, ऐसे नहीं सर, भगाना नहीं भाई, रिलैक्स। पॉइंट नंबर 7 दोबारा करनी, और से पढ़े सारे, और मैंने जो वर्ड बोला है उसके मुताबिक करनी, सब आंसर दें, बताएं इनकम कितनी है। कितने लोगों का ख्याल है कि इनकम 4 लाख है, जरा करनी हाथ उठा दीजिए। यार अभी बोल रहा है बहुत, हाथ नहीं उठाते, मैं मुझे आइडिया तो मुझे होना है यार। कितने लोगों का ख्याल है कि इनकम 26 लाख है, और कितने लोगों का ख्याल है कि इनकम है ही नहीं, हो सकता है मेरे जैसा भी कोई हो। तो पॉइंट नंबर 7 के एंगल से, सॉरी पॉइंट नंबर 7 के अलावा इनकम कहाँ कहाँ है, किसी पॉइंट में है। कुछ लोगों ने कहा है कि फर्स्ट में भी है, कुछ टू में भी है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप जरा ये सारा डाटा पढ़ें और बताएं एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ है। नंबर 1, नंबर 1 नहीं, ऐसे जब मैं कहूँगा इकट्ठा तब बात है। नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 2 में एक्सपेंस नीचे लिख लिया हमने, तो नंबर 2 में जो इंटरेस्ट वाली बहस है वो नंबर 8 में आ गई, तो नंबर 8 में जो इंटरेस्ट आ गया वो फिर आप नंबर 2 के साथ मिक्स ना करें। तो नंबर 2, सिर्फ नंबर 2, क्या लोन लेने से कोई एक्सपेंस हुआ, हाँ वो इंटरेस्ट के एंगल से हुआ, वो हमने नीचे लिखी। क्या लोन लेना एक एक्सपेंस है, हाँ उस पर इंटरेस्ट देना एक एक्सपेंस जरूर, लेकिन वो पॉइंट नंबर 8 में आ। नंबर 3, कोई एक्सपेंस। नंबर 4, नंबर 5 में कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, तो फिर हमने 8 में लिख लिया। प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स, 5 वाला एक्सपेंस भी हमने 8 में लिख लिया हो, तब ये नहीं हम कहेंगे 5 में भी है और 8 में भी है, डबल हो जाएगा। तो 5 में जो अल्टीमेट एक्सपेंस है वो किस पॉइंट में आ गया, तो 5 में अब कोई नहीं है। एग्रीड है सर। नंबर 6 में, नंबर 6 में, नंबर 7 में, नंबर 8 में, नंबर 8 में कोई एक्सपेंस, नंबर 8 में तो एक्सपेंस। अब बेटा यहाँ जरा हमें रुक के जी, ठीक है वो कौन सा, हम कौन है, एक मिनट एक मिनट, हम बिजनेस वाले तो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर रहे, हम में इन्वेस्टमेंट हुई है, ये बिल्कुल क्लियर रखनी बात। हम मींस नॉट ओनर, बिजनेस की काउंटिंग कर रहे हो, तो बिल्कुल क्लियर है बात के बिजनेस के एंगल से नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम में इन्वेस्टमेंट, हमारे बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक। अब बेटा जो आपने कुछ डिवाइडेड ओपिनियंस दिए हैं और कुछ कंफ्यूज हैं, वो इस वजह से हैं कि अभी हमें सही तरह से क्लियर नहीं है कि इनकम क्या चीज है, एक्सपेंस क्या चीज है, एक वर्ड बीच में प्रॉफिट भी आ रहा है। तो अब हम इस तरह करने लगे हैं कि पहले जरा इन वर्ड्स के अकाउंटिंग में मीनिंग पढ़ लें जरा, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनकम्स कौन सी हैं, एक्सपेंसेस कौन से हैं, और 3 चीजें और भी होती हैं जो मैं पहले बता दूं, फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो आप इससे पहले कि आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें मेरे साथ, इसके लिए आप गिन के 5-6 लाइनें छोड़ दें, 6 छोड़ दें, यहाँ हेडिंग लिखी थी हमने कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, गिन के जरा 6 लाइनें छोड़ दें, अगर आधे से थोड़ा सा पेज रह गया है तो मेरे ख्याल छोड़ दें, बाकी 6-7 लाइनें, तो इतनी भी गिनने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 6 लाइनें, अगर 6-7 आ जाएंगी तो खैर, आधे से ज्यादा का सफा रहता है तो फिर सारा वेस्ट ना करें।
लेकिन अगर आधे से कम रह गया तो फिर मेरा ख्याल नेक्स्ट पेज बेहतर है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, बड़ा इसका नहीं करें काइंडली यार, मैं बार बार अब रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप बुरा ना मानिएगा अगर मजबूरन मुझे चंद लोगों को ना चाहते हुए कहीं इधर से उधर या इधर से बाहर अच्छा नहीं लगेगा, ना आपको लगेगा ना यकीनन मुझे ही अच्छा लगता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने आप को भी डिस्टर्ब नहीं करें और काइंडली दूसरों को भी नहीं करें। ठीक है, मेरा मैसेज क्लियर है सर? सर मेरा मैसेज क्लियर है सर? मैं आपकी दोस्ती के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास काइंडली फोकस ऑन द क्लास। कोई अगर इशू है, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिविजुअली आप एक दूसरे को बता के सेटिस्फाई कर सकेंगे। अगर मेरे से डिस्कस करेंगे तो शायद मैं बेहतर बता दूं। आपस में आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे एक दूसरे को कह के, क्योंकि जिस तरह ये भाई एकदम 4 लाख और 26 लाख पे बहस शुरू हो गई, ये गेम बड़ी दूर निकल जानी कि अगर मैं वहां रोकता ना। वो रिजॉल्व इंशाल्लाह मैं 10 मिनट में कर दूंगा, लेकिन आपस की बहस से एक तो डिस्टर्बेंस भी होगी और आपको बात सही समझ भी नहीं एक दूसरे से आएगी। कुछ दिन अभी आपको लगने हैं, फिर ही आप चीज़ों को सही क्लियरली समझ सकेंगे। ठीक है, तो आपस में बिल्कुल एक दूसरे को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी लाइनें छोड़ के हेडिंग लिखा जरा, मेन हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेन हेड्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग बेटा जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अकाउंटिंग की जितनी इंफॉर्मेशन होती है, वो 5 मेन हेड्स में क्लासिफाई हो जाती है। तो वो 5 मेन हेड्स किस चीज के हैं, जरा एक मिनट हेडिंग जरा पढ़ के जरा कंफर्टेबल हो जाए। मैं क्या बताने लगा कि जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, वो जो भी अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन होती है, जो भी बिजनेसेस में ट्रांजेक्शन होती है जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे, वो ट्रांजेक्शन्स में 5 मेन हेड्स ही होंगे। अंडरस्टैंड कर लेंगे मेरी हेडिंग क्या है? तो सबसे पहला अकाउंटिंग हेड होता है एसेट्स। बिजनेस में कुछ एसेट्स होते हैं। एसेट्स किसे कहते हैं? हम अकाउंटेंट्स, एक इनके लिटरल मीनिंग हो सकते हैं, वो मीनिंग जो जनरली शायद आपने कभी सुने लफ्ज, लेकिन एक अकाउंटेंट की नजर में एसेट किसे कहा जाता है, हमें आज वो अब डेफिनेशंस अंडरस्टैंड करनी। तो हम अकाउंटेंट्स एसेट किसे कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अकाउंटेंट्स को इतना इलॉजिकल भी नहीं है। हम इंशाल्लाह वही बातें जो आपको पता है उन्हें अकाउंटिंग के सेंटेंसेस में लिखने लगे। एसेट का कभी लफ्ज सुना? एसेट सभी का भी लफ्ज सुना सर? आप ये बताने एसेट अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? अच्छे लगते हैं। एसेट आखिर होते क्या हैं? वो उर्दू ट्रांसलेशन है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मैं लिखने लगा। एसेट्स मीन्स resources controlled by business from which future benefits are expected. Resources controlled by business from which future benefits are expected. हर वो चीज जी बेटा इनमें बताइए, फ्रेंड में लिख लीजिए। हर वो चीज जो बिजनेस के कंट्रोल में है और बिजनेस को उससे फ्यूचर में बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हैं, ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी? एसेट्स। इससे पहले कि हम अपने बिजनेस की तरफ चलें या अपने बिजनेस की एग्जांपल की तरफ चलें, आपके पास एक पेन है, पढ़ें, बताइए क्या है? क्या आपको इससे कोई फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड है? आपके पास एक रजिस्टर है, क्या पढ़ाई करना भी कोई फ्यूचर बेनिफिट है? सर मांगने से कम हो। आपके पास एक मोबाइल है सर, अब मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि इससे कौन सा बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, शायद वो अजीब सी बात हो जाएगी। ऑनलाइन लेक्चर माशा जी माशाल्लाह।
जी मोबाइल एसेट है सर। बाइक, आपकी जेब में जितना भी कैश है, नहीं मुझे नहीं बताना आपने, मतलब एसेट है सर। आपका बैंक बैलेंस है, नहीं फ्यूचर बेनिफिट्स, कोई प्लॉट हो आपका, कोई बिल्डिंग हो, एयर कंडीशनर हो, कोई शॉप हो, तो ये कैश बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये किस चीज की एग्जांपल्स हैं? टीचर अभी अगली डेफिनेशन में आएगा, वो शायद अभी आपने सारी पढ़ी नहीं, तो बाकी लोग आप जज्बाती हो। अपनी एग्जांपल के साथ पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे। अपनी एग्जांपल के पॉइंट 1 पे सर जी पिछला सफा है सर, ये आप थक नहीं सकते सर, ये ऑप्शन नहीं है। एक और चीज जरा सही मिलाएं, जरा सफा पिछला पलटते पलटते थके थके हाथों से बड़ी मुश्किल से पिछला सफा सामने आ रहा है। एग्जाम हॉल में पेपर कितने देर का होगा? 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। तो क्या आपको मुसलसल बैठना होगा? क्या आपको मुसलसल बैठना होगा? तो क्या उसकी कोई प्रैक्टिस होनी चाहिए? तो क्या उसकी प्रैक्टिस पेपर के बाद होनी चाहिए? तो इस तरह बीच में हमने हंसी मजाक भी रखा हुआ है, तो ये तो वो प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो हमारी क्लास का तो मैक्सिमम टाइम 2.5 घंटे डिसाइड हुआ है, सॉरी मिनिमम टाइम, सॉरी। क्या ये गेम वहां तक जानी चाहिए? ये सूलन जानी चाहिए सर। देखिए एकदम बनने के लिए नई चीज हो ना, 3.25 घंटे तो सुन के डर लगता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल रोज रूटीन बनी हो तो टाइम लगेगा ना यार। तो अभी तो शायद उस हवाले से देखा जाए तो आधा भी टाइम नहीं हुआ है। फिलहाल क्लास का हो गया, और आज जरा थोड़ी देर 5-7 मिनट पहले चले जाएंगे, क्या हो गया? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में मेरे को ढूंढ के बताए एसेट है सर, ये कंसिडरेट सर, एसेट है, एसेट है, क्या एसेट है? कैश, 10 मिलियन कैश एसेट। नंबर 2 पढ़े, क्या 4 मिलियन कैश और बढ़ गया है? एसेट हमारा कैश वाला 14 मिलियन हो गया। नंबर 3 में कैसे ढूंढे? शॉप एसेट है सारे। वो क्या होता है? वो इंशाल्लाह मैं अभी पढ़ने लगा हूँ किताब से, फिर बताता हूँ। क्या पॉइंट 1 में कैश है, तो क्या कैश एसेट होता है? अगर कैश आपको एसेट नहीं लग रहा तो वो वाला मुझे दे दे जो आपकी जेब में, तो जितना भी है सर कैश एसेट होता है। वो जो आपने बोला है वो इंशाल्लाह मैं अभी ढूंढता हूँ, किसी बच्चे की किताब में लिखा होगा, वो ढूंढ, वो तो मुझे भी पता ही नहीं। क्या कैश एसेट होता है? नंबर 3, नंबर 3 में क्या था सर? क्या शॉप एसेट है? लेकिन क्या एक एसेट आ रहा है? क्या शॉप वाला एसेट आ रहा है और कैश वाला जा रहा है सर? 2 एसेट इन्वॉल्व है, कैश वाला एसेट कम हो रहा है और शॉप वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है। डन है सर? ये हाथ बटा उठाने का मकसद यही होगा मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन पूछना आपने, ये वाला नहीं हो सकता। नंबर 4 सर, क्या फर्नीचर वाला एसेट आ रहा है और कैश जा रहा है? फ्यूचर बेनिफिट्स। नंबर 5, एम्प्लॉय सर जी हमारे रिसोर्सेज कंट्रोल में नहीं है। आप एक सेकंड इस तरह सोचें, आप एम्प्लॉय नहीं, आपको किसी ने एम्प्लॉय रखा है, आपको किसी ने एम्प्लॉय रखा है, तो क्या आप उसके रिसोर्स बन गए और उसके कंट्रोल में चले गए? आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, जब चाहे छोड़ भी दें। कंपनीज नहीं कहती, मैं भी सारी जिंदगी इस चक्कर में गुजार बैठा हूँ। आपने की असाइनमेंट ये है कि कौन सी कंपनी कहती है, जरा मुझे ढूंढ के बताना। कंपनी यकीनन कहती होंगी और आपने मेरे से ज्यादा सुना होगा, लेकिन इस कंपनी के नाम बताना, ठीक है? ये असाइनमेंट लिखे हुए, कोई कंपनी इन एम्प्लॉइज को अपना एसेट नहीं कंसिडर करती। रीजन क्या है? डेफिनेशन देखें अपने पास, देखें अभी लिखिए। कंट्रोल नहीं, फ्यूचर बेनिफिट ठीक है, एम्प्लॉइज हमारे रिसोर्सेज नहीं है, एम्प्लॉइज ने खरीद नहीं लिए। दोबारा दोबारा पीछे जाकर रखें, क्या ये फर्नीचर खरीद लिया हमने? क्या ये शॉप खरीद लिया हमने? ये हमारे कंट्रोल में है।
एम्प्लॉइज को खरीद लिए। ये सेंटेंस इस तरह समझे, आपको एज एन एम्प्लॉय किसी ने खरीद लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऐसी कोई बात नहीं। नंबर 6, क्या कोई एसेट इन्वॉल्व है? हमारा ये एम्प्लॉइज वाली जो बहस है ना, ये फर्दर कभी होगी, लेकिन वो भी दूर है, FA2 तक आपको पहुंचना, फिर उसमें डिटेल बहस है। लेकिन एम्प्लॉइज फिलहाल कंट्रोल के एंगल से हमारे एसेट का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक ये बात समझ आती है जी? नंबर 6 में क्या एसेट? मोबाइल्स कोई हमारा एसेट है? कितने रुपए के मोबाइल्स हमारा एसेट है? 30 लाख। और कैश जा भी रहा है, कैश वाला कम भी हो रहा है। अब आए बड़े वेरी इंटरेस्टिंग नंबर 7, पढ़े, एक नजर पढ़े। पढ़ने नहीं, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या 26 लाख का कैश एसेट है? अब आ रहा है, बढ़ रहा। क्या 22 लाख वाले मोबाइल्स आपका एसेट थे? अब थे, वो अब नहीं रहे। जब हम बेच देंगे तो हमारा एसेट नहीं रहा, अब वो किसका एसेट बन जाएगा? तो अगर मैं इस तरह से कहूं कि 26 लाख से कैश वाला एसेट बढ़ रहा है और 22 लाख रुपए से मोबाइल्स वाला एसेट कम हो रहा है, तो ये बात समझ आती है सर? 22 लाख से मोबाइल वाला एसेट कम हो रहा है और 26 लाख से कैश वाला, तो एग्रीड है सर? नंबर 8 में कोई एसेट, ये तो वैसे ही हमने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई है। तो व्हाट इज एन एसेट? दोबारा डेफिनेशन के वर्ड्स बोल रहा था एकदम। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, जिस वक्त आप वाकई थक जाएंगे मुझे इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप थक तो नहीं गए, तो इसका जवाब यस 2:01 पे भी हो सकता है। तो इसको रहने दीजिएगा, मुझे ये जरा डिसीजन लेने में जरा इन्वॉल्व रखिए, मीन्स मेरी तरफ ये छोड़ दें डिसीजन, वरना उस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जब एक बस हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम भी रुक जाएंगे, ठीक है सर? लेकिन कुछ ना कुछ आदत हमें आहिस्ता आहिस्ता कहाँ तक डेवलप करनी है, ये आप निज़े में रखना ना, 3:15 नॉन स्टॉप। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि इसमें तो नमाज की ब्रेक भी आती है बीच में, हमें शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम बैठ के कभी ये प्रैक्टिस करनी पड़नी है। ये सर ये डरने डरने वाली बात नहीं है, पढ़ने के लिए आए सर। क्या FA1? ना FA1 पढ़ क्या रहे हैं? इंट्रो। तो वो क्यों नहीं पढ़ रहे? वो पढ़ ही नहीं सकते। तो ये एग्जाम तो हो गया है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने अब जरूरी है। कब से? अभी से, सेकेंडली बेटा, फिर बिजनेस में एसेट्स के साथ साथ समटाइम्स लाइबिलिटीज भी होती हैं। ये बिल्कुल ठीक है, भाई ने सही ट्रांसलेशन कर दी तकरीबन। उर्दू में हमने कहा जिम्मेदारियां, लेकिन जरा थोड़ा सा काउंटिंग पॉइंट से डिफाइन करना। लाइबिलिटीज मीन्स थोड़े से इसमें शायद इंग्लिश के वर्ड्स डिफिकल्ट होंगे, मैं पहले लिख रहा हूँ फिर इस बाद में इसे एक्सप्लेन कर। प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, liabilities means present obligations, settlement of which results into outflow of resources. लिख के जरा कैंडी एक दफा जरा लफ्ज बोल रहे। बेटा ये जो आपने ओन करने वाली बात की है, ये जरूरी नहीं होता, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ये अभी बहुत डिटेल्ड बहस है, तो इसमें ना कैंडी जाए। फिलहाल जो मैंने वर्ड्स रखते हैं आपको उसी के अंदर अंदर रहिएगा, बाकी जो आपने बातें की सब आ जाएंगे। The present obligation settlement of which results into a present means, मौजूदा मीन से क्या समझ रहा? प्रेजेंट मीन जो एग्जिस्ट करती है, ऐसा समझेंगे? एक चीज जो एग्जिस्ट करती है वो प्रेजेंट है,
ऑब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एग्जिस्ट करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। So what is the meaning present obligation? A responsibility which is in existence. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है। सिंपल ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, क्लियर? एग्जाम्पल पे आता हूँ बाद में। सेटलमेंट का मतलब होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन सेटलमेंट मीन्स है पेड, पेमेंट करना, पेमेंट। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब सेटल करेंगे मीन्स उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब अदा करेंगे या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब पेमेंट करेंगे। ये सही है? सेटलमेंट मीन्स पेमेंट टेंडर से। तो क्या होगा? सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स इनटू, उसकी सेटलमेंट का रिजल्ट क्या होगा? हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो मीन्स, लेकिन रिसोर्सेज का मतलब लिखो। रिसोर्सेज की बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ब्रैकेट में सिर्फ एक लिखें फिलहाल एग्जांपल, जब बहुत जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। रिसोर्सेज मीन्स बिजनेस का कैश, फॉर एग्जांपल कैश कोई रिसोर्स है? सभी कैश रिसोर्सेज है। तो अब इस एंगल से थोड़ा सा मैंने ट्रांसलेट किया है, जो मैंने वर्ड्स इर्द गिर्द लिखे हैं, इर्द गिर्द जो लिखे हैं उनकी बेस को जरा ट्रांसलेशन सुने। एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी पेमेंट करने से बिजनेस का कैश चला जाए। एक वर्ड होता है इनफ्लो, इनफ्लो मीन्स आ जाएगा, आउटफ्लो मीन्स चला जाए। तो हर वो चीज जिसकी सेटलमेंट पे हमारा रिसोर्सेज का कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, उसका अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? एक लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी सेटल करने के बाद भी हमारी लायबिलिटी रहेगी? लायबिलिटी कब तक रहेगी? जब तक सेटल नहीं हो जाएगी। सेटल मींस लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी? जब वो सेटल हो जाएगी। मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं उसका मतलब ये है, यहाँ पे बल्कि कॉमा लगा लेना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस के बाद कॉमा। ये ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हैं जिनकी जब कभी सेटलमेंट होगी, हुई नहीं है, उनकी सेटलमेंट ऑफ विच, उनकी सेटलमेंट पे हमारे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होंगे। अगर नहीं क्लियर मेरी बात समझ आ रही तो ब्रैकेट में एंड में जाके लिखें इन फ्यूचर। हमारी एक ऑब्लिगेशन मौजूद है, उसको जब फ्यूचर में सेटल करेंगे तो उस वक्त हमारा कैश जाएगा। चला गया है या जाएगा? ये जाएगा के एंगल से इन फ्यूचर एंड में लिखो। फिलहाल क्या मौजूद है? शुरू से शुरू करें सेंटेंस। क्या चीज मौजूद है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है, उसकी सेटलमेंट कब होनी है? फ्यूचर में। और जब फ्यूचर में सेटलमेंट होगी तो उस वक्त कैश जाएगा। इस वक्त ऑब्लिगेशन है और उस ऑब्लिगेशन की फ्यूचर में सेटलमेंट करते हुए हमारे रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो जाएगा। अगर रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो गया है तो सोच के बताएं, क्या फिर लायबिलिटी बच गई है या खत्म हो गई? एक लायबिलिटी कब तक रहेगी? सेटलमेंट नहीं। अब ये वर्ड्स जरा ज़हन में रखें। आए लेट्स ट्राई कि हम अपनी एग्जांपल के 8 पॉइंट्स में से ढूंढने कोई हमारे केस में भी कोई लायबिलिटी मौजूद है। आए पॉइंट नंबर 1। सर सभी आ तो सब कुछ सकता है, लेकिन अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी भी अगर हम कुछ समझ सकें। आउटफ्लो मीन्स बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, कम हो जाएंगे, डिक्रीज भी लिख सकते हैं, लेकिन आउटफ्लो ज़हन में रखें। बाकी अपने समझने के लिए अगर डिक्रीज लिखना है या रिडक्शन लिखना वो लिखना है, इस वर्ड को ना काटें, इस वर्ड को एज इट इज रहने दें। अगर तो फर्दर आप वर्ड बेटा लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिखें, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1, अपना ओपिनियन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 गौर से मेरे साथ पढ़े जरा। एक सेकंड, आप पहले इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2? अगर आप बैंक से लोन लें, अब फुल कंसंट्रेट करो, अगर बैंक से लोन लिया जाए तो क्या कैश आ जाए? जब आप लोन लेंगे तो कैश आएगा, वो कैश आपका एसेट। क्या लोन लेने से कैश आएगा? तो ये कैश आपका एसेट है, लेकिन क्या ये कैश हमें फ्यूचर में वापस करना होगा?
तो देयरफॉर ये कैश हमारा लायबिलिटी भी है। ये भी कहां से बीच में आ रहा है? दोबारा, क्या जो कैश हमने लिया है उससे हमें कोई फ्यूचर में बेनिफिट होगा? तो हमारा एसेट है। लेकिन क्या ये कैश हमें फ्यूचर में रिटर्न भी करना होगा? ये लोन वापस भी करना होगा। तो ये जो कैश है ये एसेट है, लेकिन ये जो कैश लेने से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि इसे फ्यूचर में वापस भी करना है, तो दैट ऑब्लिगेशन रिजल्ट्स इनटू लायबिलिटी एज वेल। तो इस पॉइंट नंबर 2 में क्या क्या बढ़ रहा है? फुल कंसंट्रेट, क्या क्या बढ़ रहा है? कैश वाला एसेट भी बढ़ रहा है, और क्योंकि इस कैश को उधार के तौर पे लिया गया है तो एक लोन वाली लायबिलिटी भी बढ़ रही है। ये सेंटेंस रिपीट करेंगे जो बोला मैंने? बोले बंद पूरा पूरा सही में। इस लोन को लेने से कैश वाला एसेट बढ़ रहा है, और साथ साथ क्योंकि ये पैसे वापस भी करने हैं तो लोन वाली लायबिलिटी भी बढ़ रही है। नंबर 3 ढूंढने को लायबिलिटी। ये किसने कहा वो सब कुछ होगा? सब हो जाएगा अगर आपने नहीं दिया होगा। अपने अच्छे से लोन तक क्लियर है? 3-4 उसकी बात कर जी। शॉप वाले पॉइंट में सर कोई एसेट, कोई लायबिलिटी, सॉरी नंबर 4 में। नंबर 5 पे रुके एक मिनट। क्या सर जी नहीं, ऐसे ये कंसंट्रेशन नहीं। आपने बेटा जिस दिन एम्प्लॉय हायर किए, आपने इसका हायरिंग की, वो फॉर एग्जाम्पल उसी का छोड़ के चला जाए, मैं नहीं, पैसे नहीं दे रहे आपने, कंसंट्रेशन सुनेंगे मेरी पूरी बात। अगर उसने महीना पूरा किया और आपने पैसे ना दिए, कंसंट्रेट, क्या एम्प्लॉय रखने से लायबिलिटी हो जाएगी? एम्प्लॉय रखने के बाद उसने काम भी करना है, और अगर उसने महीना काम किया और आपने पैसे ना दिए तो फिर उसकी सैलरी भी आप पे लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन क्या रखते ही बन जाएगी, या महीना गुजरने के बाद अगर पैसे ना दिए तो फिर बनेगी? महीना गुजरने के बाद अगर आपने पैसे एज इट इज पकड़ा दिए तब भी नहीं बनेगी। फुल कंसंट्रेट, महीने की आखिरी डेट फॉर एग्जांपल आई, आपने जनवरी में एम्प्लॉय रखा था, जनवरी की आखिरी डेट आई 31 जनवरी, आपने उसे फौरन 31 जनवरी शाम को पैसे पकड़ा दिए। क्या बन जाना था और आपने क्या नहीं बनने दिया? लाइबिलिटी ने बन जाना था अगर आप पैसे ना देते, लेकिन पैसे देने से आपने लाइबिलिटी नहीं बनने दी। रखते ही लाइबिलिटी नहीं, टाइम गुजरने के बाद अगर आप पेमेंट नहीं करे ना करते तो फिर वो भी आपकी लाइबिलिटी बन जानी थी। लेकिन एटलीस्ट पॉइंट नंबर 5 दोबारा, पॉइंट नंबर 5 में हायरिंग से लाइबिलिटी नहीं बनी। बिल्कुल इसी तरह से फर्ज करें आपने बिजली का कनेक्शन लगवा लिया, कंसंट्रेट फॉर, बिजली का कनेक्शन लगवाया, तो क्या अगले सारे सालों का अब जो बिजली का बिल है वो आपकी लाइबिलिटी बन गया? महीने का, महीने की बिजली इस्तेमाल करेंगे, बिल आएगा, और अगर ना दिया तो फिर लाइबिलिटी बनेगी। फिर दूसरे महीने बिजली इस्तेमाल करेंगे, पैसे ना दिए तो लाइबिलिटी बनेगी। तो हम पहले को फायदा लेंगे तभी कुछ हमने देना। तो एम्प्लॉय रखते ही नहीं। इसी तरह एक आखिरी चीज रहा कंसल्टेशन, इसका शायद सबको आइडिया हो, मेजोरिटी आप में से शायद हॉस्टल्स वगैरह में रहती है, तो क्या जैसे ही आपने हॉस्टल लिया है, अगले महीनों का जितने महीने भी आपने रहना है सारा रेंट आपकी लाइबिलिटी बन गया। वो तो वैसे ही एडवांस में ले लेता है, अक्सर एडवांस में होता है, लेकिन फर्ज करें एडवांस के बजाय एंड में देना आपने, सोच के बताएं अगर एडवांस में नहीं दिया तो लाइबिलिटी कब बनेगा? महीना गुजरेगा फिर वो कह सकता है भाईजान मेरा रेंट दे, और अगर आपने उस वक्त ना दिया तो फिर आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। क्लियर है प्लीज? पॉइंट नंबर 5 में कोई लाइबिलिटी से जी सर? नहीं बेटा, बैंक का लोन और चीज है, उसका इंटरेस्ट और चीज है, उसको जरा अलग डिस्कस कर लेते हैं। बैंक का एक लोन है जो उसका प्रिंसिपल है, वर्ड सुने कभी आपने? प्रिंसिपल, एक इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल आपने पकड़ लिया, क्या ये प्रिंसिपल जो फॉर एग्जांपल अगर आपने इस केस में चले 40 लाख पकड़ा, तो क्या ये 40 लाख एज इट इज अब लाइबिलिटी, इस वक्त लाइबिलिटी? हाँ, जो इसका इंटरेस्ट होगा वो टाइम बेसिस पे आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा अगर आपने ड्यू डेट पे पे ना किया। इंटरेस्ट कब बनेगा इसका?
एक महीना गुजरेगा तो उस महीने का इंटरेस्ट बनेगा। अगर वो महीने का इंटरेस्ट आपने उस दिन ना पे किया तो देन फिर क्या होगा, उस प्रिंसिपल के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी लायबिलिटी बन जाए। ये मेरा भी वर्ड समझ आता है? तो क्या लोन लेने से प्रिंसिपल लायबिलिटी बन जाएगा? वो तो देना है, वो तो देना है, वो 40 लाख तो देना ही देना है। जैसे ही पकड़ा वापस भी करना है जो भी ड्यू डेट्स है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो टाइम बेसिस पे आपकी लायबिलिटी बन जाएगा अगर आपने उसको ड्यू डेट पे पे ना किया। क्लियर आपका पॉइंट? क्लियर है? नंबर 7, नंबर 6, कोई लाइब्रेरी ढूंढे नंबर 6 में। नंबर 6 सर, नंबर 7, नंबर 8, बिल्कुल सही है। जरा नंबर 8 पे एक मिनट रुके। अगर ये एक्सपेंसेस हो गए हैं लेकिन महीने के एंड पे हमने पे नहीं किए तो क्या ये लाइब्रेरी बन जाएंगे? सब देखने करनी कौन सा, ये एक्सपेंसेस इनकर हो गए हैं, अगर पे नहीं हुए तो क्या लाइब्रेरी बन जाएंगे? लेकिन फिलहाल इस तरह करें, जरा ब्रैकेट में लिखे जहाँ इनकर लिखा था, जरा बात आज जरा सिंप्लीफाइड रखें। जरा इंकर्ड जहाँ लिखा था अपने ब्रैकेट में, उसके साथ ही जहाँ दो डॉट्स लगे हुए उसके साथ लिखें जस्ट एक इंकर्ड एंड पेड। अब जिस तरह थके थके महसूस हो रहे हैं, बस 2 मिनट मुझे और दे दें। लगता है आहिस्ता आहिस्ता ही आपको यूज टू करना पड़ना है। मैंने 2 मिनट अब इसलिए बोले कि कम से कम 2 मिनट और फर्दर कंसेंट्रेट करें। जिस तरह आप कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं कि 5 मिनट बाद 10 मिनट क्यों नहीं गुजर रहे, ये इनप्रैक्टिकेबल बातें हैं। तो हम कुछ और कर लेते हैं, हम घर चलते हैं, लेकिन 2 मिनट और। तो एंड पेड लिखने की क्या सिग्निफिकेंस है सर यहाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा प्लीज, जाते जाते सही तरह से जो बातें होनी वाइंड अप कर दो। अब तो इस मोटिवेशन से करनी से बता दो, अगर मैं एंड पेड ना लिखूं तो ये एक्सपेंस भी है और लाइब्रेरी भी है। लेकिन अगर मैं एंड पेड लिख लूं तब ये लाइब्रेरी फिलहाल नहीं, एक्सपेंस है लेकिन लाइब्रेरी। तो फिलहाल मैंने इसको सिंपल रखने की कोशिश की है कि सपोज ये खर्चे इंकर हुए और हमने पे भी कर दिए, मींस हमने इंटरेस्ट भी दे दिया, सैलरी के पैसे भी दे दिए, बिल भी दे दिए, सारे खर्चों की पेमेंट भी कर दी है। देयरफॉर ये संडे सब ठीक है कि ये अमाउंट्स हमारी लायबिलिटी नहीं है। क्लियर है सर? इसका मतलब मेरी इस एग्जांपल में सिर्फ पॉइंट नंबर 2 में देखें जरा, पॉइंट नंबर 2 दोबारा, बैंक लोन एक लायबिलिटी। अब मैंने जो बात की है इसमें 1 मिनट लग गया है और 1 मिनट मेरे पास और है। तो उस 1 मिनट में आप ये काम करें कि ये दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इनकी एग्जांपल्स भी लिख लें। जरा थोड़ी सी जगह बन जाएगी, सॉरी मैं एसेट्स के नीचे जरा लिखवाना चाह रहा था, या चलिए एसेट्स की तो एग्जांपल्स आपको बताएं। एक सेकंड, इस लाइब्रेरी की जरा एक एग्जांपल लिख लें जो अभी फाइनल हुई है। इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल जो आपने अब हर वक्त ज़हन में रखनी है वो ये है बैंक लोन। एसेट्स की एग्जांपल्स का रहने दें, लेकिन लाइब्रेरी की एक एग्जांपल बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक के नाम से प्लीज लिख लीजिएगा। ये आप क्या करें, पहले लिख लेते। अगर हमने लिया है तो बेटा हमेशा ला दीजिए। 1 मिनट जरा, एक भाई का सवाल पहले तो बताता हूँ। जी सर, इंशाल्लाह सब कुछ किया करेंगे, सब कुछ किया करेंगे। यकीनन जो जो हमारी लाइब्रेरीज होंगी उसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस दिन लाइब्रेरी बनी है और फिर किस दिन सेटल होने के बाद खत्म हो गई, फिर कितनी थी कितनी रह गई है। नहीं सर, डेफिनेशन में जो वर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। आप जिस डेट पे डिसीजन ले रहे होंगे वो प्रेजेंट डेट है, जो भी आज की डेट है आप उस डेट पे ये रुक के डिसीजन लेंगे कि क्या मेरी आज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने फ्यूचर में सेटल होना है। तो आज मीन्स अगर मैं आज खड़ा हूँ तो आज डेट क्या है, 4 अक्टूबर, तो आज मीन्स आज। अब हो सकता है कल मैं पैसे दे दूं, तो कल शाम को जब मैं खड़ा हूँगा और मैंने पेमेंट कर दिया तो मैं कहूंगा कि अब मेरी लाइबिलिटी नहीं है। तो डेट वाइज प्रेजेंट मीन्स जिस भी दिन हम बात कर रहे होंगे उस डेट पे खड़े होकर ये डिसीजन लेंगे कि क्या आज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने फ्यूचर में सेटल होना। और अगर आज सपोज सेटल हो गई है तो ऑब्वियसली अब वो लाइबिलिटी नहीं, वो लाइबिलिटी थी। ठीक है, ये आप कुछ करते एक एक नहीं बेटा, बैंक लोन
जब भी आप लेंगे, मेरे वर्ड जरा सुनो, लेने से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सब लोग कंसल्टेशन सुने सर, बैंक से अगर लोन लिया है तो जितने पैसे भी आप ले रहे हैं, क्या ये बात ठीक है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी? हाँ, जब आप वो वापस कर देंगे तो हमारे वर्ड्स क्या होंगे कि अब वो लायबिलिटी सेटल हो गई, और जब वो सेटल हो गई है तो फिर वो प्रेजेंट नहीं रही, वो पास्ट हो गई। तो पास्ट ऑब्लिगेशंस आर नॉट लायबिलिटीज, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस आर लायबिलिटीज, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस भी लायबिलिटीज नहीं है। आज अगर कोई जिम्मेदारी मौजूद है जिसने फ्यूचर में सेटल होना है तो ये लायबिलिटी है। और अगर आज कोई लायबिलिटी नहीं है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आज प्रेजेंट मौजूद नहीं है, पैसे दे दिए अगर आपको मौजूद नहीं है, और फिर पास्ट लायबिलिटी होगी। या फॉर एग्जांपल आपका प्लान है मैं 10 साल बाद लोन लूंगा, तो फिलहाल वो भी लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। तो प्रेजेंट अगर है तो वो लायबिलिटी है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो लायबिलिटी नहीं है। ये कुछ और इधर बात हो रही जी। लोन का इंटरेस्ट बेटा इंशाल्लाह हमेशा हम अलग डिस्कस किया करेंगे। एक उसका प्रिंसिपल पोर्शन है, तो जब मैं बैंक लोन कह रहा हूँ तो ये प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अगर कहूँगा तो उसकी फिर अभी डिस्कशन आई थी पॉइंट 8 में, क्योंकि अब पॉइंट 8 में हमने ये साथ लिख लिया है कि ये पेड भी हैं, तो देयरफॉर फिर मैं फिलहाल उसे अपनी लायबिलिटी की एग्जांपल्स में नहीं लेता हूँ। लेकिन कोई भी खर्चा हो अगर आपने पे नहीं किया तो लॉजिकली बताएं क्या फिर वो भी लायबिलिटी हो जाएगा? वो भी हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मैंने जरा बात आज सिंप्लीफाइड करने के लिए एंड पेड लिखवा दी, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह हमने अब बातें खोलनी खोलनी। ठीक है, और सवाल? नहीं, पॉइंट नंबर 1 को हम लायबिलिटी कह सकते हैं या नहीं, ये इंशाल्लाह मेरी बातें अभी कंप्लीट हो नहीं सकी। मैं चाह तो रहा था कि कम से कम डेफिनेशन हो जाए, ये फिर इंशाल्लाह कल जरा बात कर लेते हैं। फिर पॉइंट नंबर 1 को क्या कहना है, पॉइंट नंबर 7 में क्या कहना है, तो इंशाल्लाह ये डिस्कशन करेंगे। मेरी बात कंप्लीट नहीं हो सकी जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन शायद उतनी कंप्लीट होगी जितनी जरूरत है। ये सर जी, ये किसने कहा सर, ये किसने कहा सर? आज हम कितनी देर पहले जा रहे हैं, जरा देख के घड़ियां बताएं। ये टाइम ना हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आज तो हम थक गए हैं, लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि हम थके हुए ना हो। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, आप लोग बेटा हर रोज थके होंगे अगर आपने मेरी चंद गुजारिशात पे अमल ना किया। ये रोज ही थके हुए होंगे, ये आज आप कोई ऐसे नहीं कि कोई एक्सेप्शनल इवेंट हो गया तो देर पर थके हुए। सबसे पहले तो आपने अपना मिशन क्लियर रखना, और वो मिशन क्या है कि 4 मंथ्स में इंट्रो और F1 इकट्ठी करनी। ये मिशन भूलने ना पाए, ठीक है। सेकेंडली बेटा प्लीज कोशिश करें कि 8 से 9 घंटे क्लास से पहले या बाद में सो के आए, वरना क्लास इज द बेस्ट प्लेस एंड अकाउंटिंग इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। यकीनन कैलूला भी जरूरी होता है, लेकिन वो क्लास के बाद रखें। अब अनफॉर्चुनेटली क्लास का टाइम ऐसा है कि आप इमीडिएटली कैलूला नहीं कर सकेंगे दोपहर के खाने के बाद, उसका टाइम थोड़ा सा पेंडिंग कर दें, पहले कर दें। तो 8-9 घंटे प्लीज सोना है, लेकिन क्लास के अलावा, ताकि यहाँ का मिला के 10 हो जाए, ठीक है। मोबाइल को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए तो कर दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई को अब आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकेंगे। कल शायद हम इस टाइम पे नहीं जा सकेंगे, हमें कल से नॉर्मली अपना टाइम फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज।